हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग आर्गुमेंट्स का टॉपिक देखेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ध्यान से करना, काफ़ी बारी इस टॉपिक से क्वेश्चन पुट हुए हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। हमारे पास ना कुछ प्रोपोजिशंस गिवन होंगी जिनको हम लोग प्रीमाइसेस कहेंगे। मान लेते हैं हमारे पास n प्रोपोजिशंस हैं, P1 P2 P3 अप टू Pn, और उससे हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिसको हम लोग इन्फ्रेंस भी कह देंगे। जैसे आप बोलते नहीं हो कि हमने कुछ कुछ बातें कही, उसकी एक समरी निकाल दी, है ना, कि मतलब फाइनली ये कंक्लूजन है हमारी। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट्स। एकदम लिटरल मीनिंग में मैं समझा रहा हूँ, डिटेल में तो फोर्स अभी जाऊंगा, अभी बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, P1 P2 P3 अप टू Pn, जिसको मतलब मैंने रफली पॉइंट्स बोल दिया। एक्चुअली दीज आर प्रोपोजिशंस और प्रीमाइसेस। प्रोपोजिशन बोल दो या प्रीमाइसेस बोल दो, और उससे हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जिसको आप इन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में होता है ना, एडवोकेट्स आएंगे, अपनी अपनी बातें बोलेंगे, और जज फाइनल एक कंक्लूजन देगा कि हाँ भाई ये मर्डर है या नहीं है, इसने खून किया या नहीं किया, और फिर उसको सजा सुना देगा। बिल्कुल वैसे ही आर्गुमेंट। ठीक है, ये कोर्ट में आर्गुमेंट से तो चलते हैं, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, तो हमारे पास एन प्रोपोजिशंस है या प्रीमाइसेस है, और उससे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन बोल दो या इन्फ्रेंस बोल दो। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने बस ऐसे लिख के दिखा दिया इनफॉर्मली। फॉर्मल या मैथमेटिकल वे बेटा, इसको ये आर्गुमेंट्स को दिखाने का ये होता है। ठीक है, P1 P2 P3 अप टू Pn ऐसे कॉमा डाल के लिख दो, और ये सिंबल होता है बेटा टर्न स्टिल का। ठीक है, जिस इस सिंबल को हम बोलते हैं टर्न स्टिल सिंबल, ये सिंबल, और यहाँ पे सी लिखा हुआ, दैट मींस कंक्लूजन। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मली हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट्स को। चलिए आते हैं आगे, नोट डाउन कर लिया होगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे मैंने बोला, इफ इट रेन्स चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, इट रेन्स देयरफॉर चिल्ड्रन विल नॉट प्ले। कितना इजी काम है बिल्कुल दैट इजी एग्जांपल दिया मैंने आपको। मतलब ऐसे समझ लो, दिस इज प्रोपोजिशन नंबर 1, इफ इट रेन्स चिल्ड्रन विल नॉट प्ले। मैंने बोल दिया अगर बारिश होगी तो बच्चे नहीं खेलेंगे, खत्म। अच्छा, दूसरी प्रेमाइस मैंने क्या ली, बारिश हो रही है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, बच्चे नहीं खेलेंगे वेरी ऑब्वियस, हमने ये लिख डाला है, देयरफॉर चिल्ड्रन विल नॉट प्ले। दैट इज आवर कंक्लूजन। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो दीज आर प्रोपोजिशंस और प्रीमाइसेस, दिस इज योर कंक्लूजन और इन्फ्रेंस। आई होप क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, आते हैं आगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया क्या है आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। देखो, आर्गुमेंट्स ना बेटा दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। एक होते हैं वैलिड आर्गुमेंट्स, ठीक है, दीज आर नॉन, एक होते हैं वैलिड और एक होते हैं इनवैलिड। अब वैलिड की क्या पहचान है, सिंपल मैथमेटिकली मैं आपको समझाता हूं। हम क्या बोलेंगे, P1 एंड P2 एंड P3 अप टू Pn और इंप्लाइज C इज अ टोटोलॉजी। मतलब क्या हुआ कि आप मानो ये P1 है, ये जैसे देखो हमने प्रीमाइसेस दी होंगी ना, P1 P2 P3 या प्रोपोजिशंस जो मर्जी बोल दो, Pn, ये सारी हमारी प्रोपोजिशंस या प्रीमाइसेस हैं। इन सब का मारो एंड अच्छे से। ठीक है, सबको कर दो एंड, और इन सब से इंप्लीकेशन का सिंबल डाल के लिख दो कंक्लूजन, या जो भी आप इन्फ्रेंस कहना चाहते हो। और ये एक लॉजिकल फॉर्मूला ना बन गया बेटा, हम यूज करते आ रहे हैं। जैसे एक्स एंड वाई इंप्लाई जेड, ये सब हम यूज नहीं करते आ रहे क्या, एक्स एंड वाई इंप्लाई जेड लाइक दिस, ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे से मल्टीपल एंड्स लगा दिए हमने। अच्छा, और ये फॉर्मूला बेटा क्या होना चाहिए, एक टोटोलॉजी बन के आनी चाहिए। अगर ये एक टोटोलॉजी बन के आ रही है ना, मतलब ऑलवेज ट्रू बन के आ रहा है, तब हम आर्गुमेंट को क्या कह देते हैं, वैलिड। आई होप आप समझ पा रहे होगे। इनवैलिड कहने का मतलब क्या होता है कि ये ऑफ कोर्स टोटोलॉजी ना आए। ठीक है, तो जो भी प्रीमाइसेस हैं P1 एंड P2 एंड P3 एंड सो ऑन इंप्लाइज C, दैट शुड नॉट बी अ टोटोलॉजी, बस। तब हम उसको क्या कह देंगे, इनवैलिड। और वैलिड कब कह देंगे, P1 एंड P2 एंड P3 Pn इंप्लाइज C इज अ टोटोलॉजी। सिंपल लॉजिकल फॉर्मूला नहीं पढ़े थे बेटा हमने, एक्स एंड वाई एंड जो भी आप लिखते चले जाओ, इंप्लाइज जेड, तो ये एक टोटोलॉजी आना चाहिए, एक लॉजिकल फॉर्मूला हमने बना दिया, ये एक टोटोलॉजी होना चाहिए, तब हम उसको वैलिड कह देंगे। अगर टोटोलॉजी नहीं है तो हम उसको इनवैलिड कह देंगे, दैट सेट, बस काम खत्म। आई होप आप पकड़ गए होगे। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगले साइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट, देखो, इफ ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, दैट इज वेरी ऑब्वियस, है ना। ये देखो, जैसे मैंने बोल दिया एक्स एंड वाई, या चलो मैं इसी के स्टाइल से लिखता हूँ, P1 एंड P2, दो प्रीमाइसेस ले लेता हूँ, और उससे मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, है ना। या ये पीछे देख लो, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये P1 था, ये P2 था, तो मैं क्या कहता हूँ, P1 एंड P2 इंप्लाइज C, है ना, ये। अब ये एक टोटोलॉजी होनी चाहिए, है ना। टोटोलॉजी कब होगी, अब देखो कॉमन सेंस से सोचो, अगर ये दोनों की ये P1 भी ट्रू है, P2 भी ट्रू है, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट ट्रू हो गया ना। अब x इंप्लाई y में आपको पता है,
या P implies Q जब हम implication में आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बहुत बार बताया था, याद आ रहा ना, सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे, ये पढ़ते थे ना हम लोग। तो P implies Q में अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो यही चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर P1 एंड P2 प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। आप देख रहे हो मेरे पढ़ाने का स्टाइल, देख रहे हो, ये आपको आर्गुमेंट्स का एक बिल्कुल सेपरेट एक नया टॉपिक है, लेकिन मैं उसको सारा पुरानी चीजों से लिंक करता हुआ चल रहा हूँ, और आपको एक फीलिंग आ रही होगी कि ये तो कोई नई बात है ही नहीं, हमने सारा कुछ तो पढ़ा हुआ है, कुछ नया है ही नहीं इसमें, है ना। दैट इज वेरी ऑब्वियस, आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे। तो P1 एंड P2 implies C, तो अगर P1 ट्रू है, P2 ट्रू है, तो ऑफ कोर्स कंक्लूजन को ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज डेड श्योर बात, ठीक है। तभी तो टोटोलॉजी बन के आएगा ना बेटा, याद है ना, सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे, हम बोला करते थे। अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, तभी अल्टीमेटली P implies Q हमारा ट्रू रहेगा ना। याद आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को, नहीं याद आ रहा तो इम्प्लीकेशन का लेक्चर देखो, है ना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। तो अल्टीमेटली ये P implies Q, अगर आप इसको ट्रू मानते हो या टोटोलॉजी मानते हो, तो अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। अब वही बात है, बहुत कंडेंस फॉर्म में मैं चीजों को बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सारा एक्सप्लेन करने बैठ जाता है यहाँ पे। हाँ जी, ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू क्यों आना चाहिए, एंड सो ऑन। हिंट दे देता हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो ट्रुथ टेबल देखो बेटा, आपको अपने आप से याद आ जाएगा P implies Q की, कि जब P ट्रू है तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज दैट श्योर। चलिए ठीक है, और ज्यादा मैं नहीं बोलता, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, पुरानी बातें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हो। चलो भाई, ये चीज समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को, तो यही मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, देखो, इफ ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर एक भी प्रीमाइस इसमें से फॉल्स हुई, चाहे ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स हो जाए, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फिर मेरे को कंक्लूजन से कोई मतलब ही नहीं है कि वो ट्रू हो या फॉल्स हो, मेरा ये फॉर्मूला, ये टोटोलॉजी आ जाएगा, तो मतलब मेरा जो यू कैन से आर्गुमेंट है वो वैलिड कहला दिया जाएगा। थोड़ी बात समझ में आई, बहुत माइन्यूट पॉइंट है, इस बात को पकड़ो अच्छे से बेटा। मैं आपको बताया करता था P implies Q में, देखो, सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे F है, तो मैं क्या बोलता था, यहाँ पे ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा P implies Q ट्रू चलता रहता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक भी प्रीमाइस बेटा बीच में फॉल्स होगी ना, एक भी अगर, तो कंक्लूजन ट्रू हो या फॉल्स हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा आर्गुमेंट वैलिड रहेगा। व्हाई? बिकॉज दिस एंटायर फार्मूला विल बी टोटोलॉजी। मैंने क्या समझाया है, अगर ये फार्मूला टोटोलॉजी आ गया तो आर्गुमेंट वैलिड है, दैट्स इट, इससे ऊपर मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। जब ये फार्मूला मेरा टोटोलॉजी आ गया तो मेरे को क्या बोलना है, फार्मूला इज वैलिड, बस दैट्स इट, मतलब सॉरी, आर्गुमेंट इज वैलिड। तो आर्गुमेंट वैलिड करने का क्या तरीका है कि अगर प्रीमाइसेस सारे ट्रू होंगे तो कंक्लूजन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन अगर एक भी प्रीमाइस फॉल्स हो गया तो कंक्लूजन ट्रू हो या फॉल्स हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा आर्गुमेंट वैलिड आ जाएगा। बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा, ध्यान से समझ लो। क्या बात समझ में आई? लेट मी राइट इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको परेशान करेगा। इफ ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, इफ ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। But even if one of the premise is false, even if one of premise is false, then conclusion may be true or false. Then conclusion may be true or false, it hardly matters, है ना। conclusion may be true or false, it hardly matters to me, ठीक है ना। conclusion may be true or false, and still argument will be valid, and still argument will be वैलिड। ध्यान रखना, वैलिड मतलब आपको पहले भी याद है, मैंने बता रखा है आपको टोटोलॉजी, है ना, तो वही चीज ये है, ठीक है ना। तो इफ ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, इवन इफ वन ऑफ द प्रीमाइसेस फॉल्स देन कंक्लूजन मे बी ट्रू और फॉल्स एंड स्टिल आर्गुमेंट विल बी वैलिड। तो मतलब ये मैं आपको समझा रहा हूं, आर्गुमेंट वैलिड कब होगा, आर्गुमेंट वैलिड कब होगा बेटा, ध्यान रखना, दो केसेस में, अगर सारे प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, अगर एक भी प्रीमाइस फॉल्स है तो कंक्लूजन में भी ट्रू और फॉल्स मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा आर्गुमेंट फिर भी वैलिड ही कहलाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला पिक्चर को नोट डाउन करो, हो गया जी, ठीक है जी, चलो आओ पीछे। हाँ जी, अब देखो एग्जांपल, 2 + 2 = 4 implies 3 + 2 = 100। अब ये itself this proposition is false ना, P1 this proposition is false, 2 + 2 = 4 implies 3 + 2 = 100, तो ये ट्रू है, क्योंकि आप खुद से बोलोगे why this P1 is false, आप खुद से बोलोगे बेटा 2 + 2 = 4 is true और 3 + 2 = 100 is false, true implies false is what, false। तो जो proposition 1 है वो हमारी false है, proposition 2 हमारी ट्रू है,
ये आपको पता है 2 + 2 = 4। अब अल्टीमेटली अब देखो P1 एंड P2 जब मैं करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, P1 एंड P2 दैट विल बी फॉल्स। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि P1 मेरी फॉल्स है, P2 मेरी ट्रू है। फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। अब यहां से जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ करके आऊंगा 3 + 2 = 100, ये आपको पता है ये कंक्लूजन भी फॉल्स है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स नहीं नजर आ रही। 3 2 5 होता है बेटा, 100 थोड़ी होता है ना? तो बकवास है ये। तो अल्टीमेटली हमने यहां से क्या ड्राइव किया है, कंक्लूजन, और वो जो कंक्लूजन निकली है वो भी बेटा फॉल्स है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको पता है फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू। तो क्योंकि ये तो वैसे भी हमारे को पता था, जब ये चीज फॉल्स हो चुकी है ना, तो कंक्लूजन ट्रू हो या फॉल्स हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये फॉर्मूला टोटोलॉजी आने वाला है। और जैसे ही टोटोलॉजी आएगा, मैंने आपको क्या समझाया था, लेट मी यूज अनदर कलर, जैसे ही ये चीज टोटोलॉजी आएगी, जैसे ही ये चीज टोटोलॉजी आएगी, मैं क्या बोल दूंगा, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है। ये टोटोलॉजी आ गई ना, तो मैं चुपचाप से बोल करके भागूंगा, ये आर्गुमेंट बेटा वैलिड है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपको लग रहा होगा कि इनवैलिड है, बट ये वैलिड आर्गुमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, मैथमेटिक्स कह रही है ना? क्योंकि दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस इज टोटोलॉजी, काम खत्म। P1 एंड P2 इंप्लाइज कंक्लूजन इज टोटोलॉजी, वो हमारे को नजर आ रहा है, इमीडिएटली मैं बोल के भागूंगा वैलिड। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है। अब देखो बेटा, इफ आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, ये अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था एंड आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर कर जाओगे। इफ आर्ग्यूमेंट इज वैलिड देन कंक्लूजन मस्ट बी करेक्ट। क्या ये बात ठीक है? कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू लिखते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। क्या ये बात ठीक है? इफ आर्ग्यूमेंट इज वैलिड देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। क्या ये बात ठीक है? आप बोलोगे नो, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? अभी मैंने आपको समझाया, आर्गुमेंट में हम क्या कर रहे हैं, P1 एंड P2 एंड P3 एंड सो ऑन अप टू Pn इंप्लाइज C, दिस मस्ट बी टोटोलॉजी। अब अगर इनमें से कोई भी अगर एक भी एटलीस्ट फॉल्स हो गया, तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा पार्ट फॉल्स हो जाएगा। अगर ये पूरा पार्ट फॉल्स हो गया, तो कंक्लूजन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपका आर्गुमेंट पूरा का पूरा कैसे आने वाला है बेटा, वैलिड आने वाला है। तो बस, तो अब आप क्या कहना चाहते हो, अगर आर्गुमेंट वैलिड होगा तो कंक्लूजन ट्रू होगी? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अभी हमने देखा ये आर्गुमेंट वैलिड आ सकता है और इसमें कंक्लूजन फॉल्स हो सकती थी। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया पीछे, ये तरह बेस्ट एग्जांपल ये तो पीछे दिखा रखा है ना? आर्गुमेंट हमारा वैलिड था बट कंक्लूजन तो फॉल्स थी। सो सिंपल। आई होप आप पकड़ गए। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, है ना? ये कर लिया होगा, अच्छा, और ये भी हो गया होगा, है ना? ये मैं थोड़ा सा रफली लिखा है, मैंने सारा बोला था, प्लीज आप अपने बच्चे से नोट डाउन कर लेना। एक्चुअली मैं जब स्पीड से बोलता हूँ ना, तो मेरा माइंड और हैंड सिंक्रोनाइज नहीं होता, तो मैं फटाफट से लिखता चला जाता हूँ, थोड़ा रनिंग हैंड हो जाता है। ठीक है, इसको कर लो नोट डाउन, हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये भी हो गया। चलो अब आ जाओ आगे। हाँ जी, अब देखो, अब हम देखो एक बढ़िया बात मैं आपको और समझाता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो बातें कह रहा था कि ये आर्गुमेंट वैलिड हो तो कंक्लूजन ट्रू हो या हो एंड सो ऑन, ये सब बातें मैं आपको और समझाता हूँ। पता है, देखो बेटा, कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है? कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है, जो हम यहाँ कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, है ना? एडवोकेट्स होते हैं, केसेस वगैरह चल रहे होते हैं, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, तो क्या होगी, जो बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, दलीलें पेश करी गई, दलीलें दी गई कोर्ट में, है ना? कचहरी में दलीलें दी गई, तो दलीलें ही हैं। तो दलीलें अगर कोई भी गलत होगी, कोई भी, जैसे कहते हैं कि गवाह आया, चश्मोदीद गवाह आया, उसने देखा था, वो कहेगा नहीं नहीं इसने नहीं मारा, दूसरे ने मारा था चाकू, मैंने उसको मारते हुए देखा था, कुछ भी बोल देते हैं लोग, तो कोर्ट में जाकर के पैसे खिलाते हैं और उल्टे सीधे होते हैं काम। तो अल्टीमेटली हुआ क्या ना बेटा, तो जज को क्या पता, उसने क्या करना है, जज का क्या काम है, उसके पास दलीलें आएंगी, ये P1 P2 P3 अप टू Pn, है ना? ये प्रपोजिशंस या प्रीमाइसेस वो आई, एक एक करके लोग आए, लोगों ने जा जाके गवाहियां दी, सब कुछ किया, और फिर अल्टीमेटली जज एक कंक्लूजन देगा कि हाँ जी इसने खून किया है, और आईपीसी धारा के तहत इसको 20 साल की सजा है या इसको फांसी की सजा है एंड सो ऑन। तो वो फाइनली एक कंक्लूजन देगा। अब जज का काम ये था कि इस आर्गुमेंट को वैलिड बनाए, बस किसी भी तरीके से। तो वो क्या यूज करता है, चलो मैं आप बोल देता हूं, बात उठी है तो वो बेटा यूज करेंगे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस का। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में नेक्स्ट टॉपिक वही है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट ये रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है, ये मैं आपको समझाऊंगा। हाँ जी, तो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के यूज किया जाता है और इन प्रेमाइसिस से कंक्लूजन ड्रॉ करी जाती है। अब अगर सारी प्रेमाइसिस ठीक होंगी, सारे गवाह सच बोल के गए हैं, तो कंक्लूजन एकदम परफेक्ट आएगी और जो मर्डरर होगा उसको सजा मिल जाएगी। बट अगर बाय चांस कोई भी प्रेमाइस इसमें से गलत निकला, मतलब कोई भी गवाही गलत दे दी गई, जज को तो पता नहीं,
उसको क्या पता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो तो वहां कमरे में बैठा हुआ है, मर्डर तो पता नहीं कितने 100-150 किलोमीटर दूर हुआ होगा, और किसने किसको मारा उसको क्या पता, वो तो अपना बैठ के जस्ट सुना रहा है अपनी जो भी उसको सुनाना है कंक्लूजन। हाँ जी, तो क्या हुआ, इसमें से अगर एक भी गलत निकल आई, बाय चांस P3 गलत निकल आई, तो जो कंक्लूजन होगी वो गलत हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई दूसरा फांसी पे लटक जाए और जिसने जिसने मर्डर किया था वो बच गया। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आर्गुमेंट्स का क्या एप्लीकेशन है। सारा का सारा कोर्ट ऑफ लॉ बेटा चलता ही आर्गुमेंट्स के बेसिस पे है। तो आप एडवोकेट्स आएंगे, दलीलें देंगे, और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन जज देगा। तो अगर दलीलें ठीक ठाक होंगी तो कंक्लूजन बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगा, मतलब जो उसने फाइनली अपना डिसीजन दिया वो एकदम फर्स्ट क्लास होगा। लेकिन अगर उसने मतलब यहाँ प्रीमाइसेस में गड़बड़ हो गई तो कंक्लूजन गलत आ जाएगी, है ना। बट वो भी क्या करे, इस वो तो बस बोल के भाग जाएगा कि आर्गुमेंट मेरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास वैलिड है, आप चेक कर लो, रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस से देख लो, सब कुछ ठीक ठाक आया है। टेक्निकली बोल रहा हूं, ऐसे वो बोलेगा नहीं जज ऑफ कोर्स, बट वो ऐसे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने आप से नहीं कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते ना, ऐसे बैठे बैठे तो मैं भी जज बन जाऊंगा कि हाँ जी, अब जज तो हर आदमी होता है। जब कोई ये मतलब किसी का मर्डर हुआ या कुछ भी रेप केस हुआ या कुछ भी हुआ, तो न्यूज में कुछ कुछ चलेगा, तो इंडिया का हर आदमी उस बात पे बहस करेगा और बोलेगा ना इसने गलत काम किया होगा, ना उसने गलत काम किया होगा। जज तो आज की डेट में हर बंदा बना बैठा है ना। लेकिन जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं तो वो ऐसे चलते हैं, इन्फ्लुएंसेस, रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस से चलते हैं, एक एक बात को सोचेंगे, समझेंगे, फिर फाइनल एक कंक्लूजन ड्रॉ करके देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होते हैं एंड सो ऑन। तो प्रीमाइसेस अगर एक भी गलत होगी तो बेटा फिर जज की गलती नहीं है, उसको क्या पता, उसने तो प्रीमाइसेस के अकॉर्डिंग कंक्लूजन दे दी, काम खत्म। बस रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस लगाए थे, उसने कंक्लूजन दे दी। अब अब क्या पता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ था। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या होता है इंडिया के कोर्ट्स में एंड सो ऑन। ठीक है, हर जगह हर कोर्ट में यही चलते हैं, रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस से ही हम सब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लॉजिक बड़ा स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना, जो एडवोकेट्स होते हैं ना बेटा, उनको लॉजिक इतना जबरदस्त होता है ना, कहने की हद नहीं है। वो लॉजिक ही पढ़ पढ़ के सारे इतने बड़े बड़े जो लॉयर्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, लूप होल्स निकालते हैं ना। उसमें लिखा हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वहीं से कोई ना कोई लूप होल निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो काम खत्म। तो ऐसे लूप होल्स निकाल निकाल के कुछ कुछ करते हैं। खैर चलो छोड़ो, लंबी बातें वो सब आराम से बाद में करेंगे। इसको कर लो नोट डाउन, अगली साइड पे जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ये टोटल 9 रूल ऑफ इन्फ्लुएंस है जो हमारे को पढ़ने हैं। एडिशन, सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन, मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। टोटल ये 9 है बेटा, एक एक करके हम सारे के सारे अच्छे से पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आते हैं आगे फटाफट से। देखो पहला रूल है बेटा एडिशन। एडिशन रूल क्या कहता है बेटा, पी देयरफॉर पी और क्यू, है ना, या फिर बोल दो क्यू देयरफॉर पी और क्यू। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में बोलो, पी देयरफॉर पी और क्यू का मतलब क्या होगा, ये एक प्रीमाइस होगी और ये कंक्लूजन होगी। तो इस प्रीमाइस से ये कंक्लूजन, दिस मस्ट बी अ टोटोलॉजी। तो पी इंप्लाइज पी और क्यू इज अ टोटोलॉजी। बस ये हमारे को प्रूव करना है, एक झटके में प्रूव कर दूंगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा। क्या, पी बार प्लस पी प्लस क्यू, तो पी बार प्लस में पी इज 1, 1 प्लस में क्यू इज नथिंग बट 1। बुलियन जबरा में 1 है तो अल्टीमेटली हमारे लॉजिक में टी आएगा, टोटोलॉजी, काम खत्म। ऑफ कोर्स आप ये अच्छे से समझ गए होंगे मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे ख्याल मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे यहाँ पे देख लो, क्यू इंप्लाइज पी और क्यू इज टोटोलॉजी, आप एक झटके में बोलोगे, ये देखो ये होगी हमारी प्रीमाइस और यहाँ से ये होगी कंक्लूजन। तो हम क्या बोलेंगे, क्यू इंप्लाइज पी और क्यू था, तो क्यू बार प्लस में पी प्लस में क्यू, तो क्यू बार प्लस में क्यू दैट इज 1, 1 प्लस में पी दैट इज 1, 1 मतलब अल्टीमेटली ट्रू, काम खत्म। मैं ज्यादा लॉस वगैरह सब नहीं बोलता, अब आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होगी, दुनिया भर के आपने सवाल भी बनाए होंगे, आपको भी सब आ रहा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो अल्टीमेटली टोटोलॉजी आ रहा है, काम खत्म। ठीक है जी, चलो ओके। अब इसका बेटा रियल लाइफ एग्जांपल, आप बोलोगे फालतू का रूल है भाई, पी देयरफॉर पी और क्यू, तो पी अगर ट्रू होगा तो ऑफ कोर्स आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो पी या क्यू ट्रू है। अब देखो, अब इसकी अच्छी बात सुनो, देखो मैंने लिखा आई गो टू ऑफिस बाय बस, देयरफॉर आई गो टू ऑफिस बाय बस और कार। अब बोलोगे फालतू की बात है सर, ये तो ये क्या है बेटा, ये ना कोर्ट ऑफ लॉ में चलता है ना। ये इस जो क्लर्क बैठा होगा ना, जैसे जिसने आपकी पे बनानी है ना, जो भी आपका सैलरी बनाएगा, क्लर्क, क्लर्क ने ये लाइन अपने पास लिखी हुई होगी कि अगर कोई बंदा बस या कार से आता है ना, तो हम उसको टीए देंगे, 500 रुपए 600 रुपए रोज का जो भी होगा वो देंगे, है ना, एज ए टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे, अगर कोई बंदा बस या कार से आता है तो। अब आपने जाकर के वहां पे क्लेम डाला कि आई गो टू ऑफिस बाय बस, मैं बस से आता हूं, तो क्लर्क ने अपना दिमाग नहीं लगाना बेटा, ध्यान रखना, लॉ ऑफ कोर्ट ऐसे नहीं चलती। लॉ ऑफ कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ भी बोलो ये तो मैं वैसे ही बस मतलब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा माहौल बना रहा हूँ ताकि आप चीजों को ढंग से ग्रैब कर सके। हाँ जी, तो ये जब भी कोर्ट कचहरी का चक्कर होते हैं ना,
उसमें सिंपल भाषा में बोलूं तो एकदम स्ट्रिक्ट लॉजिक चलता है। मतलब वहां पे जरा सी भी बात इधर उधर होगी ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं लोग, क्योंकि अंग्रेजी हमारी बहुत एम्बिगुअस लैंग्वेज है। तो उसके पास ये लिखा हुआ होगा आई गो टू ऑफिस बाय बस और कार, मतलब अगर कोई इंप्लॉय बस या कार से आएगा तो उसको टीए दिया जाएगा। आप जाकर के सबमिट करोगे एप्लीकेशन आई गो टू ऑफिस बाय बस, तो वो मैच करेगा इससे कि हाँ जी आई गो टू ऑफिस बाय बस से क्या ये कंक्लूजन निकलता है, आई गो टू ऑफिस बाय बस और कार कहेगा हाँ जी बिल्कुल निकलता है, निकलता है तो चलो भाई आपको 500 रुपए रोज के दे देगा, काम खत्म। समझ में आया? इस तरीके से चलते हैं। आई होप क्लैरिटी आई होगी। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। तो ये एडिशन रूल का आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने दिखा दिया कि आई गो टू ऑफिस बाय बस, और उसके पास लाइन लिखी होगी आई गो टू ऑफिस बाय बस और कार। तो क्या यहाँ से यहाँ हम पहुंच पा रहे हैं, मतलब ये इस प्रीमाइस से कंक्लूजन आ रही है तो चलो ठीक है जी, आपको पैसे मिल जाएंगे। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट स्लाइड पे, हो गया ठीक है। नेक्स्ट रूल है बेटा सिंप्लीफिकेशन रूल। सिंप्लीफिकेशन रूल देखो क्या कहता है, वेरी वेरी इजी, पी एंड क्यू देयरफॉर पी। ऑफ कोर्स आप खुद से बताओगे पी एंड क्यू ये प्रीमाइस है तो ये कंक्लूजन है। भाई प्रीमाइस को अगर आप ट्रू मानोगे, पी एंड क्यू दोनों के दोनों ट्रू होंगे, तो ऑफ कोर्स पी तो ट्रू है ही है उसको कौन रोकेगा। सिमिलरली आप ये भी बोल दोगे पी एंड क्यू देयरफॉर क्यू। अब आप यहाँ से चेक करो ना, पी एंड क्यू इंप्लाइज पी टोटोलॉजी, आप खुद से चेक करो, इसमें मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, या चलो करना तो मैं 1 मिनट लगेगा कर देता हूँ, है ना। तो ये पी एंड क्यू का पूरा बार करेंगे ना, तो पी डॉट क्यू का पूरा बार प्लस में पी, तो इसको खोलोगे डी मॉर्गन लॉ से, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, पी बार प्लस में क्यू बार प्लस में पी, तो अल्टीमेटली वो 1 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, वन मतलब ट्रू, टोटोलॉजी, काम खत्म। ये आप अपने अप्रूव कर सकते हो, ये चीज भी अभी मैंने जस्ट करा है उसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, बुलियन लॉस की हेल्प से ये टोटोलॉजी आ जाएगा, काम खत्म। तो मतलब ये एकदम ठीक है, ठीक है, मतलब दीस आर वैलिड आर्गुमेंट्स। तो सिंपल भाषा में अब आपको और बढ़िया बात बोलूं, ये जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस है ना, कुछ नहीं है बेटा, ये छोटे छोटे ना वैलिड आर्गुमेंट्स हैं। तो इन छोटे छोटे वैलिड आर्गुमेंट्स का यूज करके हम बड़े बड़े आर्गुमेंट्स को वैलिड प्रूव करेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, छोटे छोटे स्मॉल फंक्शंस आपने बना रखे होते हैं इसी लैंग्वेज के अंदर, आप छोटे छोटे फंक्शंस को कॉल कर करके आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हो। जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, स्कैन फंक्शन हो गया, ऑलरेडी बना हुआ है। अब उसका यूज कर करके आप अलग अलग मैसेजेस प्रिंट कराओगे स्क्रीन पे, वैल्यूज इनपुट कराओगे कीबोर्ड से एंड सो ऑन। तो बिल्कुल वही चीज है। तो ये जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस होते हैं ना बेटा, ये कुछ नहीं, ये छोटे, ये सारे के सारे, ये दीज ऑल आर वैलिड आर्गुमेंट्स, दीज ऑल आर वैलिड आर्गुमेंट्स, और ये प्रूवन है। जैसे मैं आपको धीरे धीरे प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ये वैलिड है एंड सो ऑन। तो अगर ये पता लग गया कि हाँ जी ये वैलिड आर्गुमेंट्स हैं, तो अल्टीमेटली इन्हीं का यूज करके अगर आपने किसी और को वैलिड प्रूव किया तो बात बिल्कुल ठीक होगी। बस वही चीज है और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल फंक्शंस है, इनका यूज कर करके बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो छोटे छोटे आर्गुमेंट्स वैलिड आर्गुमेंट्स हैं, इनका यूज कर करके बड़े बड़े आर्गुमेंट्स को वैलिड प्रूव कर सकते हैं इनके थ्रू। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, समझ गए, ठीक है। अब देखो भाई, हाँ जी, तो अब इधर आ जाओ। अब इसका जनरलाइज वर्जन क्या होगा, पी एंड क्यू एंड आर डॉट 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 डॉट, कितने मर्जी एंड एंड लगा लगा लेना और वहां से आप पी निकाल सकते हो। अच्छा, ऐसे शायद मैं जनरलाइज वर्जन इसका दिखाना भूल गया आपको, सॉरी फॉर दैट। हाँ ये देखो, ये जनरलाइज वर्जन था, एडिशन का पी होगा तो देयरफॉर पी और क्यू और आर एंड सो ऑन आप कितना मर्जी आगे तक चला सकते हो, है ना। ऑफ कोर्स अगर पी ट्रू है तो पी और, क्योंकि पी अगर यहाँ पे ट्रू हो गया तो अल्टीमेटली यहाँ पे जितना मर्जी घुसाते जाओ क्या फर्क पड़ रहा है, एक ट्रू होते सारा आंसर ट्रू आना ही आना है। तो मतलब अगर पी ट्रू है तो फिर ये इस पूरे ने ट्रू होने होने, दैट इज फॉर श्योर, वही बात खत्म होगी। तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट था, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो एडिशन जनरलाइज रूल ये है, पी देयरफॉर पी और क्यू और आर एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पे देखो, इसका जनरलाइज वर्जन क्या हुआ, पी एंड क्यू एंड आर डॉट डॉट डॉट, चलते जाओ एंड करके सबको जितने मर्जी लिख डालो। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि पी ट्रू है, साथ साथ बोल सकते हो क्यू ट्रू है, साथ साथ बोल सकते हो आर ट्रू है एंड सो ऑन। तो अलग अलग बनाते चले जाओ, उसमें क्या है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया था आपको पी एंड क्यू देयरफॉर क्यू, ऐसे पी एंड क्यू देयरफॉर पी, तो पी एंड क्यू एंड आर लिख लेना, तो देयरफॉर आर भी आप बोल सकते हो एंड सो ऑन। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, अब इसका एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे सिंपल, आई एम स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज, तो मैं कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा हूं। देयरफॉर आई एम स्टडी फिजिक्स इन कॉलेज। रियल लाइफ एग्जांपल वही क्लर्क वाला, है ना। आपको फिजिक्स की किताब इशू करानी है लाइब्रेरी में जाकर के, लाइब्रेरी का क्लर्क ये लॉ वाली स्टेटमेंट लिख करके बैठा है। हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो लिख करके बैठा हुआ है कि अगर आप फिजिक्स स्टडी कर रहे हो ना कॉलेज में, सिर्फ तभी आपको फिजिक्स की किताब इशू कराने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये लिखी हुई है बात, मतलब उसने ये ऐसे लिखा हुआ है कि फिजिक्स स्टडी कर रहे हो तो आप किताब इशू करा सकते हो, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा उसने कुछ कुछ। हाँ जी, तो अल्टीमेटली आपने जाकर के बोला आई एम स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। अब वो बोलेगा क्या इससे ये कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकता हूं कि आई एम स्टडी फिजिक्स इन कॉलेज, बोलेगा हाँ जी मैं इस बात से बिल्कुल ऑफ कोर्स ये चीज कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। अल्टीमेटली आपको फिजिक्स की किताब इशू हो जाएगी। इस तरीके से चलते हैं। चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल से चीज अच्छे से क्लैरिटी आ रही होगी आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा कंजंक्शन रूल। कंजंक्शन रूल क्या कहता है, पी क्यू देयरफॉर पी एंड क्यू। महाबकवास रूल है, महाबकवास। अब ये देखो, इसको मानो ट्रू, दिस इज प्रीमाइस नंबर 1, ये हो गया प्रीमाइस नंबर 2, दिस इज आल्सो ट्रू। तो पी क्यू दोनों ट्रू है, तो अल्टीमेटली पी एंड क्यू तो आना ही आना है। मतलब ये इट्स जस्ट लाइक दैट ना, पी एंड क्यू हो गया,
ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया, क्योंकि मैंने बोला था हर एक प्रीमाइसेस में हम लोग एंड कर देंगे, और बेबी स्टेप्स कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये लो, ये P1 है, ये P2 है, और ये क्या है, कंक्लूजन है। तो आपको क्या दिखाना है, P1 एंड P2 implies C, दिस मस्ट बी टोटोलॉजी, ये मेरे को दिखानी है ना, दिस मस्ट बी टोटोलॉजी। तो P1 क्या है बेटा, P है, और P2 क्या है बेटा, Q है, P एंड Q implies P एंड Q। अब आप हंसोगे ये तो है ही है, ऑफ कोर्स इसको कौन रोकेगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंजंक्शन रूल। आप इसको अगर फिर भी दिक्कत लग रही है तो आप इसको खोल के देख लो, इससे बड़ी बात में और क्या बोलूं। इसको आप x मान लो, इसको भी आप x मान लो, x इंप्लाइज x, तो आप इसको खोलोगे तो p बार, ये x बार प्लस में x आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या होता है बेटा, 1 होता है, वही बात खत्म होगी। लो, और इससे ऊपर क्या बोलूं मैं, 1 मतलब क्या हुआ, ट्रू, ट्रू मतलब क्या हुआ, टोटोलॉजी, काम खत्म, ठीक है। चलो, हाँ, तो जनरलाइज क्या हो सकता है आप समझ पा रहे होगे, p q r एंड सॉन, अब तो लिखते चले जाओ, बोल दो देयरफॉर p एंड q एंड r एंड सॉन। आई होप आप पकड़ गए होगे। चलो शाबाश, करो नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, मॉडस पोनेंस। मॉडस पोनेंस बड़ा आसान रूल है, क्या कहता है, P इंप्लाइज Q है, P है, देयरफॉर Q भी ट्रू होगा। वेरी वेरी इजी। आप देखो, इस ये प्रीमाइस को आप ट्रू मानो, इस प्रीमाइस को आप ट्रू मानो, तो ये कंक्लूजन ऑफ कोर्स ट्रू निकलेगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर P इंप्लाइज Q है और P ट्रू है, तो ऑफ कोर्स Q को ट्रू होना पड़ेगा, वही बात है, सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, बिल्कुल वही चीज है। देखो, मैं आपको ऐसे भी अगर आप चाहो तो मैं इसको फॉर्मली या बुल एल्जेब्रा में चेंज करके भी दिखा सकता हूँ, नहीं तो इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। देखो, मैं ऐसे बोलूंगा, P इंप्लाइज Q है ना, P को आपने ट्रू माना, तभी तो ये देखो, ये ट्रू, ये ट्रू, ऐसे हमने बोला है ना, ये ट्रू है तो फिर इसको तो ट्रू होना पड़ेगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना ट्रू हो, है ना। सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, याद करो मैंने समझा रखा है। फिर भी किसी को डाउट है कि ये चीज समझ नहीं आ रही, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं जी, आप अब होमवर्क करेंगे, मैं ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। P इंप्लाइज Q है एंड P है, तो यहां से आपको Q चाहिए, लो जी, ये ठीक है ना, ये प्रीमाइस 1, ये प्रीमाइस 2, दोनों का एंड करके कंक्लूजन आनी चाहिए। इसको प्रूव करो बेटा, ये टोटोलॉजी आ जाएगी, श्योर है ये बात, टोटोलॉजी आएगी, वही बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये होमवर्क है, आप अपने आप कर लेना, शाबाश, करो नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। इसका नाम क्या होता है बेटा, मॉडस पोनेंस। सिंपल रूल याद रखो, P इंप्लाइज Q है तो P होगा तो Q होना ही होना, दैट इज फॉर श्योर, यूज होगा, इसका बहुत तारे बना लो इसमें, ठीक है, बहुत यूज करूंगा मैं भी आपको सामने, हो गया, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको मैंने, इफ इट रेन्स चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, इट रेन्स देयरफॉर चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है मॉडस पोनेंस का। तो इट रेन्स के लिए हम ले लेते हैं आर, है ना, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले के लिए ले लेते हैं नॉट सी, सी मतलब प्ले, और नॉट सी मतलब सॉरी, चिल्ड्रन विल प्ले के लिए हम सी ले लेते हैं, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले के लिए नॉट सी ले लिया मैंने। अच्छा, इट रेन्स मतलब आर, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, नॉट सी, मतलब चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, सो सिंपल, है ना, ये वही वही तो हो गया किस्म से मॉडस पोनेंस, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है कि ये सर नॉट वोट लगा दिया आपने, नॉट नहीं लगाना चाहिए था, हैंड्स ऑन, तो लो भाई, मैं इसको सी ले लेता हूँ, कौन मना कर रहा है मुझे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। इट रेन चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले को मैं सी से रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, इट रेन्स को मैं आर से रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, तो आर इंप्लाइज सी हुआ, आर हुआ, तो देयरफॉर सी आना ही आना है, फॉर श्योर, तो वही हो गया ना, P इंप्लाइज Q, P देयरफॉर Q आना ही आना है, काम खत्म, ठीक है। चलिए, आई होप पकड़ गए होगे, शाबाश, इसको नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, मॉडस टॉलेंस। मॉडस टॉलेंस क्या कहते हैं, देखो बहुत आराम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, P इंप्लाइज Q है, P हो गया तो Q तो ट्रू होना ही होना है, वो हमारे को पता है ना। ये तो अभी हमने समझा क्या था, मॉडस पोनेंस, ये हमने अभी पढ़ा है, मॉडस पोनेंस। अच्छा, अब ये बात जरा समझाना मेरे को, P इंप्लाइज Q नॉट P देयरफॉर नॉट Q, क्या ये बात ठीक है, क्या ये रूल ठीक है? अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखाऊंगा, तो आप पकड़ जाओगे। देखो बेटा, अगर ये होता ना, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, नॉट P होता तो मैं नॉट Q बोल के भाग जाता, ये तो आप अभी अभी समझा रखा है, बिल्कुल वैसे हो गया। P इंप्लाइज Q, P तो देयरफॉर Q, तो हर जगह मैंने नॉट नॉट लगा दिया, को फर्क थोड़ी पड़ना है आपको, नहीं तो होमवर्क में आप खुद से चेक भी कर सकते हो, ये आ जाएगा, ये वैलिड आएगा आर्गुमेंट, ठीक है। हाँ जी, ये होता। अच्छा, अब लेकिन आपने ये बोल रखा है, तो अगर बाय चांस, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर बाय चांस P इंप्लाइज Q और ये नॉट P इंप्लाइज नॉट Q बराबर होते, तब मैं नॉट Q ला पाता, बात समझ रहे हो। लेकिन हमारे को पता है P इंप्लाइज Q और नॉट P इंप्लाइज नॉट Q ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते, एक्चुअली ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, याद आ रहा है ना, ये P इंप्लाइज Q डायरेक्ट होता था, तो ये इसका इनवर्स होता था। तो अगर इनवर्स ट्रू होता, ध्यान से सुनो, अगर इनवर्स और ये डायरेक्ट एकदम इक्विवेलेंट होते, तब मैं क्या जाता ना कि नॉट Q आएगा, लेकिन हम तो यहाँ पे नॉट Q ला रहे, तो ये आर्गुमेंट वैलिड तो नहीं है। तो अगर ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है ना बेटा, तो हम उसको बोलते हैं बेटा फैलेसी। तो ये है एक किस्म से, और यहाँ पे हमने इनवर्स की तरीके से काम किया, इसलिए हम इसको बोलेंगे फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग इनवर्स, ठीक है, फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग इनवर्स, फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग, अलग अलग नाम है,
उसी को फर्क नहीं पड़ता, नाम से कुछ, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में सब कुछ रखा है। बट इस बात का ध्यान रखना, पी इम्प्लाइज क्यू है, नॉट पी है, तो नॉट क्यू वहां से कंक्लूजन नहीं निकलता बेटा, गलत है ये इनवैलिड आर्गुमेंट है बेटा, ध्यान रखना। और इसको हम बोलते हैं फैलेसी, फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग इनवर्स। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। ये फैलेसी ना देखो बेटा बिल्कुल ऐसी होती है, जैसे देखो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने कह रखा है कि इफ आई हैव मनी, इफ आई हैव मनी देन आई विल बाय अ कार, देन आई विल बाय अ कार। ठीक है, अच्छा फिर मैं नीचे लिखता हूं आई हैव मनी, आई हैव मनी, तो मैं कंक्लूजन क्या ड्रॉ करूंगा, ऑफ कोर्स आई विल बाय अ कार, है ना। आप अभी तो मैंने समझाया है, तो ये आप आराम से बोल सकते हैं इफ आई हैव मनी आई विल बाय कार, मतलब पी इंप्लाइज क्यू। आई हैव मनी को पी मान लो, आई विल बाय कार को क्यू मान लो, पी इंप्लाइज क्यू, तो यहाँ पे पी ट्रू है तो क्यू आना ही आना है। बट दूसरे स्टाइल से देखना, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पी इंप्लाइज क्यू और नॉट पी, तो मतलब मैं यहाँ से अगर ये मानता आई डोंट हैव मनी, इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ कार, और अगर मैं नीचे बोलता, मैं इसी के ना कॉपी बनाता तो मजा आएगा ज्यादा बढ़िया काम करने का। ठीक है ना, लो, उप्स, गड़बड़ होगी, कॉपी तो ना बनी जी, ना बनी तो कोई बात नहीं, इस स्लाइड की कॉपी बना लेते हैं। ये चलो छोड़ो यार, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्या करें क्या करें, नई नई टेक्नोलॉजी है, सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो क्या करते हैं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, अरे भाई चल जा यार, हाँ हो गया, ऊपर हो गया ना, हाँ ठीक है। अब हाँ, अब एक बार मैं जरा कॉपी लेकर के देखता हूँ, शायद चल जाए ऐसे, हाँ इसको पकड़ के लाओ नीचे, शाबाश, कर गए भाई, हम भी सीख गए टेक्नोलॉजी। चलो जी, हाँ जी, तो इफ आई हैव मनी देन आई विल बाय कार, आई हैव मनी देयरफॉर आई विल बाय अ कार। अब देखो बेटा नीचे मैं यहाँ पे बोलता आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी देयरफॉर आई विल नॉट बाय अ कार, आई विल नॉट बाय अ कार। आपको बड़ा सेंसिबल लग रहा होगा ये, लेकिन गलत, इसलिए तो फैलेसी बोला गया ना। फैलेसी का मतलब ये होता है कि लग रहा है कि ठीक है लेकिन वो नहीं है। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये, इफ आई हैव मनी देन आई विल बाय अ कार, आई डू नॉट हैव मनी देयरफॉर आई विल नॉट बाय अ कार। अब बोलोगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सर, क्या दिक्कत है इसमें, लेकिन दिक्कत ही दिक्कत है बेटा, इसमें दिक्कत ही दिक्कत है ना। आपको लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ये वही बात है, मैथमेटिकली देखोगे तो ठीक नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी होती बेटा, मैथमेटिक्स लगानी होती है। यहाँ पे बेटा देखो क्या आया, इफ आई हैव मनी पी, ध्यान से देख लो, अगर आपको दिक्कत लग रही है अभी भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट करने को रेडी हूं। ये P हो गया, ये Q हो गया, और यहां से हमने क्या माना है P, तो आप क्या कहना चाहते हो, P इंप्लाइज Q, P देयरफॉर Q, ये था। लेकिन यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, P इंप्लाइज Q था, ये वही है, और यहाँ पे आपने बोल दिया नॉट P, और आप कहना चाहते हो देयरफॉर नॉट Q। ये बिल्कुल फैलेसी है बेटा, फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग इनवर्स, आपने इनवर्स को ट्रू मान लिया, बट तो ये चीज ठीक नहीं है ना। ठीक है, आई होप आप पकड़ गए होगे, ये चीज गलत है बेटा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ पीछे, हाँ जी। अब ये देखो भाई, P इंप्लाइज Q, Q देयरफॉर P, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है। अब देखो मैं इसको इसी, अगर मैं ऐसे लिखता, अब मैं इसको ये लिखता, Q इंप्लाइज P, Q देयरफॉर P, ये बात एकदम ठीक है, ये हमारे को पता है ना, Q इंप्लाइज P, Q ट्रू है तो P तो होना ही होना है, वही मोडस पोनेंस टाइप। लेकिन क्या आपको लगता है P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P ट्रू होता है, मतलब ये इक्विवेलेंट होता है? हमारे को पता है बेटा इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो आपने बाय चांस ऐसा मान करके काम करने की कोशिश करी, और ये इसका क्या है बेटा, कन्वर्स है ना, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स है ना, Q इंप्लाइज P। तो अब हम इसका क्या नाम रखेंगे बेटा, प्लीज ध्यान रखना, इसका क्या नाम रखेंगे, फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग कन्वर्स। ठीक है, इसका क्या नाम रखा था, फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग इनवर्स, इसका क्या नाम रखेंगे, फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग कन्वर्स। ठीक है, तो लेट मी यूज अनदर कलर। नाम में कुछ नहीं रखा, बार बार बता रहा हूं, बट स्टिल मैं बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट रहें। फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग कन्वर्स, ठीक है, फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग कन्वर्स। इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हो, कार वाला, आप देख सकते हो, मैं इसमें और ज्यादा डिटेल में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब ये बताओ बेटा, ये बहुत प्यारा है, अब आप खुद से इस चीज को गैस करोगे, यही तो मजा है ना पढ़ने का, एकदम स्टोरी स्टाइल से समझो चीजों को, ताकि आपको लगे ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो। हाँ जी देखो भाई, P इंप्लाइज Q, नॉट Q देयरफॉर नॉट P। अब देखो मैं इसको अगर ऐसे बोलता,
है ना, P implies Q की बजाय अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो मॉडस पोनेंस टाइप मैं सोचने की कोशिश करता तो मैं बोलता नॉट Q implies नॉट P, नॉट Q therefore नॉट P, है ना। ऑफ कोर्स कितनी ऑब्वियस बात है ना। नॉट Q implies नॉट P, नॉट Q therefore नॉट P, मॉडस पोनेंस टाइप है नहीं वो, लेकिन इस तरीके से आप सोच सकते हो, ये चीज है ना। अच्छा, अब आपको एक बहुत बढ़िया बात पता है बेटा, बहुत बढ़िया बात पता है, P implies Q और ये क्या है बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अब हमारे को पता है अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो हमारी बात वहीं खत्म होगी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं तो हमारी बात वहीं खत्म होगी। ये वाला रूल एकदम फर्स्ट क्लास है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये रूल एकदम फर्स्ट क्लास है। और इसी रूल का नाम बेटा रखा गया है मॉडस टोलेंस। इस रूल को क्या कहा जाता है, मॉडस टोलेंस। पकड़ में आ गया। क्यों वैलिड है ये फैलेसी नहीं है। फैलेसी क्यों नहीं है, क्योंकि P implies Q नॉट P, तो P implies Q और नॉट Q implies नॉट P बराबर होता है, हमारे को पता है। जब ये दोनों चीजें बराबर तो फैलेसी का है, फिर तो फर्स्ट क्लास रूल बन जाएगा। और ये इसी रूल का नाम रखा गया मॉडस टोलेंस। तो चार तरीके थे बेटा, देखो आराम से, P implies Q, P therefore Q, ये तो मॉडस टोलेंस हो गई, हमारे को पता है। P implies Q नॉट P therefore नॉट Q, ये फैलेसी बनी इनवर्स, फैलेसी ऑफ अज्यूमिंग इनवर्स। ये क्या बनी, फैलेसी ऑफ अज्यूमिंग कन्वर्स। लेकिन ये भी एक फैलेसी बन सकती थी, लेकिन हुआ क्या कि P implies Q और नॉट Q implies नॉट P एक दूसरे के कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन है, इक्विवेलेंट है, तो इसलिए फैलेसी नहीं बनी, ये फर्स्ट क्लास रूल बन गया, इसका नाम क्या रखा गया, मॉडस टोलेंस। आई होप आप पकड़ गए। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, साइड पे जंप करूंगा। हो गया जी, ठीक है, चलिए यूज करूंगा, बहुत ध्यान रखना प्लीज इसका, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो मैंने लिख रखा है, इफ 5 इज इवन देन 2 डिवाइड्स 5, 2 डज नॉट डिवाइड 5 देयरफॉर 5 इज नॉट इवन। क्या ये ठीक है, ये आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है, इसको मेरे को आपको चेकिंग दिखानी है, बहुत इजी है। आप क्या बोलोगे, 5 इज इवन P, 2 डिवाइड्स 5 Q, 2 डज नॉट डिवाइड 5 क्या हो गया, नॉट Q, तो आंसर क्या निकलेगा, देयरफॉर नॉट P। ये एकदम वही है, चेक करो आराम से। तो ये चीज ऐसे बनेगी ना, P implies Q नॉट Q therefore नॉट P, काम खत्म। ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हो, है ना, P इज इवन को आपने P माना, 5 इज इवन को आपने P माना था, तो ये क्या हो गया, 5 इज नॉट इवन इज नॉट P, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये तो आप देखते बता दोगे ना, इफ 5 इज इवन देन 2 डिवाइड्स 5, आप इवन की डेफिनेशन आपको पता नहीं है क्या, बिल्कुल बकवास बात है ये। 5 इज इवन, अगर 5 इवन होता तो 2 को 5 डिवाइड करता, अब आपको पता है 2 को तो 5 डिवाइड नहीं कर पाता, तो इसका मतलब क्या, सॉरी हाँ, 5 को 2 डिवाइड नहीं कर पाता। थोड़ा अंग्रेजी हिंदी वो सब आप प्लीज अपने आप इसको सेटल कर लेना आराम से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 5 इवन होता तो 2 डिवाइड्स 5, 2 5 को डिवाइड कर पा रहा है ना, मतलब उसको डिवाइड कर पा रहा है। तो 2 डज नॉट डिवाइड 5, हमारे को पता है, मतलब 2 डज नॉट डिवाइड मतलब ऐसे समझ लो 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 5, मैथमेटिकली मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो अब मैं क्या कहूंगा, देयरफॉर 5 इज नॉट इवन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, फिर भी डाउट आ रहा है तो मैं एक बार और बोल देता हूँ। अगर 5 इवन होता तो 2 डिवाइड्स 5 होता, मतलब इसको आप समझ सकते हो 2 इज फैक्टर ऑफ 5, लेकिन हमारे को पता है 2 फैक्टर नहीं है 5 का, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 इज नॉट इवन। सो सिंपल, बस वही बात खत्म होगी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो, तो एकदम फर्स्ट क्लास वैलिड आर्गुमेंट है ये। और ये कौन सा रूल से हमने निकाला है, ये कौन से रूल से निकाला है बेटा, ध्यान रखना, मॉडस टोलेंस, ठीक है, मॉडस टोलेंस। चलो शाबाश, करो नोट डाउन, अगली साइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म क्या कहता है, देखो, P और Q नॉट Q देयरफॉर T। बहुत इजी है, बहुत इजी है, खुद से सोचो। P और Q आप मानो ट्रू है, ठीक है। अब नॉट Q आपने ट्रू माना, नॉट Q ट्रू माना तो Q फॉल्स है, Q फॉल्स है P और Q में, तो अगर P और Q को ट्रू करना है, Q आपको पता है फॉल्स है, तो P को तो ट्रू होना पड़ेगा, तो इसलिए हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दी, देयरफॉर P। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, आप क्या करोगे बेटा, P और Q पकड़ोगे, एंड करोगे नॉट Q से, और यहां से क्या इंप्लाई करवाओगे, P, और ये फॉर्मूला क्या आना चाहिए, टोटोलॉजी। करो प्रूव अपने आप, होमवर्क में आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप पकड़ गए, हो गए। चलो जी, तो जनरलाइज क्या होगा, P और Q और R एंड सोन ऐसे लिखते चले जाओ, है ना, और उसके बाद बोल दो Q नॉट Q नॉट R एंड सोन, मतलब सारे के सारे फॉल्स हैं, Q फॉल्स है, R फॉल्स है, एंड सोन सभी सभी फॉल्स हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगी, P को ट्रू होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो एक को तो कम से कम ट्रू होना चाहिए था ना, और बाकी और एक को क्यों, एक को ट्रू होगा तभी, कम से कम एक ट्रू होगा तभी तो ये पूरा ट्रू बनेगा ना भाई, सीधी सी बात है। P और Q और R एंड सोन ऐसे चलता चला जा रहा है, अगर ये आपको पूरी स्टेटमेंट ट्रू माननी है तो किसी एक को तो कम से कम ट्रू होना पड़ेगा ना, और ये हमारे को पता है, मैं दे रहा हूं आपको कि Q फॉल्स है, R फॉल्स है, एंड सोन बाकी सारे फॉल्स हैं, तो अल्टीमेटली P को ट्रू होना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये हमारी कंक्लूजन थी। आई होप आप समझ पा रहे हो, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। चलो शाबाश, करो नोट डाउन, अगली सेट पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रूल ऑफ इन्फरेंस। ट्रांजिटिव रूल ऑफ इन्फरेंस देखते ही आप बता दोगे, देखो आराम से, P implies Q, Q implies R, therefore P implies R। वेरी वेरी इजी है ना। ये सब चीजें तो हम DBMS में भी यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आएगा, वहां पे हम यूज करेंगे। P implies Q होगा, Q implies R होगा, तो therefore P implies R होगा ही होगा। ये मैच ट्रांजिटिव रूल ऑफ इन्फरेंस। आई होप आप समझ पा रहे होगे। इसको क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा क्या कहता है? P implies Q है, R implies S है, P और R है, therefore Q और S हो जाएगा। मतलब क्या है? देखो ऐसे समझो, P implies Q हमने माना है ट्रू है, R implies S को भी हमने माना है ट्रू है। अब हमने इसको ट्रू माना है, P और R को हमने ट्रू माना है। मतलब या तो P ट्रू है या R ट्रू है या दोनों ट्रू है, मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। P और R इज ट्रू, ये पूरा फॉर्मूला हमारा ट्रू है। तो अल्टीमेटली हमारी क्या कंक्लूजन निकलेगी? सोचो आराम से, अगर P ट्रू होता तो मेरे को क्यू ट्रू करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पूरा ट्रू है ना, ये पूरा फॉर्मूला हमारा ट्रू है। तो अगर P ट्रू होता तो क्यू को ट्रू करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे अगर R ट्रू होता तो हमारे को S को ट्रू करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। तो अल्टीमेटली मेरे को पता ही नहीं है ना P और R में से कौन सा ट्रू है, तो इसलिए हम डायलेमा में, इसलिए तो इसका नाम हो ना डायलेमा। डायलेमा मतलब कंफ्यूजन, वी आर इन डायलेमा। तो P और R हमने बोल दिया, तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे? Q S में से कोई ना कोई ट्रू जरूर होगा, या तो दोनों के दोनों ट्रू होंगे या दोनों में से कोई एक ट्रू जरूर होगा ही होगा। अगर P और R दोनों के दोनों ट्रू थे तो Q और S दोनों के दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। अगर P ट्रू था, R फॉल्स था, तो हम क्या कहेंगे? Q को तो ट्रू करना ही पड़ेगा, बट S कैन बी द ट्रू और फॉल्स, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली Q और S तो हमारा ट्रू आ ही जाएगा ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो बेटा, मैं ऐसे बोलूंगा, P implies Q, P therefore Q, ये हमारे को पता है, मॉडस पोनेंस। अगला बना देते हैं R implies S, R therefore S, ये हमारे को पता है, वही मॉडस पोनेंस है ना। दोनों दोनों मॉडस पोनेंस ही हैं। अब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया बेटा। P implies Q को ट्रू मान लिया, R implies S को ट्रू मान लिया, बट P और R दोनों को ट्रू मानना चाहिए था, लेकिन मैंने इनमें से एक को ट्रू माना, इसलिए मैंने बोल दिया P और R। बात समझ रहे हो? इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, 1 और 2 को। आई हैव जस्ट कंबाइंड 1 एंड 2, तो अल्टीमेटली मैं क्या बोलूंगा? P implies Q को मैंने ट्रू माना है, R implies S को मैंने ट्रू माना है। अब कायदे से मेरे को P और R दोनों को ट्रू मानना चाहिए था, बट मैं क्या मानता हूं? P और R, मुझे नहीं पता कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। कोई ट्रू कोई फॉल्स हो सकता है, या दोनों ट्रू हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। दैट इज आवर एग्जैक्ट डायलेमा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलेगी? या तो Q ट्रू होगा या S ट्रू होगा। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, या तो Q ट्रू होगा या S ट्रू होगा, है ना। और वाली बात आ जाएगी। हाँ, अगर दोनों P और R दोनों के दोनों ट्रू थे तो अल्टीमेटली दोनों के दोनों ट्रू आ जाएंगे, है ना। दोनों में से एक ट्रू होगा तो दोनों में से पक्की बात है एक ट्रू आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन तो ट्रू आएगी ना। ठीक है। फिर भी डाउट है कि सर ये अभी भी हमारे को समझ नहीं आ रहा, तो सबसे बेस्ट इलाज क्या है बेटा? बोलने जबरा स्टाइल। आप इसको कन्वर्ट करो और अपना आंसर निकालो। मतलब आपको ये करना पड़ेगा, आप आई थिंक ऐसे कर पा रहे होगे, P implies Q करना एंड R implies S करना एंड P और R करना, और अल्टीमेटली यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर देना? Q और S, काम खत्म। ठीक है, ये ऐसे, ये टोटोलॉजी आनी चाहिए, बस काम खत्म। आप अपने अप्रूव कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलो शाबाश, करो नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। देखो रियल लाइफ एग्जांपल, इफ आई गो टू एग्जाम आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म वेल। आपके दिमाग में डायलेमा चल रहा है, सपोज करो आप बीमार हो गए, पेपर था आपका कल, आज आप बीमार हो गए हो। अब आपके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे? वो वही थॉट्स मैंने लिखे हुए हैं। इफ आई गो टू एग्जाम आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म वेल, क्योंकि आप बीमार हो। अच्छा नेक्स्ट, इफ आई डोंट गो टू एग्जाम आई विल फेल। ऑफ कोर्स अगर आप एग्जाम में गई ना तो आप तो फेल पक्का हो, एब्सेंट लगेगी, फेल हो जाओगे। फिर आपके दिमाग में है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, आई गो टू एग्जाम और आई डोंट गो टू एग्जाम। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगी? आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म वेल और आई विल फेल। इसको मैं उसमें मतलब वेरिएबल्स में लिख कर दिखाता तो आपको मजा आ जाएगा। इफ आई गो टू एग्जाम से हमने ले लिया इसको P, ठीक है। आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म वेल हमने ले लिया Q। तो अल्टीमेटली ये पहली स्टेटमेंट क्या बनी? इफ आई गो टू एग्जाम आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म वेल, मतलब P implies Q। अच्छा, इफ आई डोंट गो टू एग्जाम आई विल फेल, तो इसको आप मान लो R, इसको आप मान लो S। ऑफ कोर्स आप इसको नोट भी ले सकते हो, आई गो टू एग्जाम और आई डोंट गो टू एग्जाम, इसको आप नोट भी ले सकते हो, बट फिर भी मैं आसान करने के लिए मैंने R ले लिया, इसको S ले लिया। तो इफ आई डोंट गो टू एग्जाम आई विल फेल, तो R implies S। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूं? आई गो टू एग्जाम और आई डोंट गो टू एग्जाम, तो P और R, P और R। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलेगी? Q और S। तो ये हमने लगा रखा है, आई वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म वेल मतलब Q या S, और आई विल फेल, ऑफ कोर्स यही बात होगी। अब आई थिंक आप समझ पाए, ये तो डायलेमा ना, आपके दिमाग में डायलेमा है कि मैं एग्जाम देने जाऊं कि ना जाऊं। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या आएगी? या तो मैं वेल परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं फेल हो जाऊंगा।
दोनों तरफ से वही बात है, मरने वाली बात ही है, मरता क्या ना करता वाली बात ही है ना। मतलब बीमार हो गए तो भाई फंस तो गई हो तुम अल्टीमेटली, है ना। तो हुआ क्या, या इफ आई गो टू एग्जाम आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म। अगर मैं गया एग्जाम देने के लिए तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं ना गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। अब मैं जाऊं कि ना जाऊं, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलेगा, या तो मैं फेल हो जाऊंगा या फिर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। कितना सेंसिबल बातें हैं, देख रहे कितना मजेदार बातें हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से लिंक करके पढ़ोगे ना, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे और चीजें याद भी रहेंगी। शाबाश, करो नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। डिस्ट्रक्टिव डायलेमा ये लास्ट रूल है हमारा, 9th है ये क्या कहता है बेटा, P implies Q, R implies S, नॉट Q और नॉट S implies नॉट P और नॉट R। बिल्कुल वैसा ही है ये, कुछ नहीं है। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, P implies Q है, इसको ना आप मॉडस टॉलेंस से लिंक करो, मॉडस पोनेंस के साथ मैंने इसको लिंक कराया ना, देखो आराम से। P implies Q, P therefore Q, R implies S, R therefore S। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा को, अब डिस्ट्रक्टिव डायलेमा को मैं मॉडस टॉलेंस के साथ लिंक कराऊंगा। मैं बोलूंगा P implies Q, नॉट Q, therefore not P, modus tollens। दूसरा क्या है बेटा, R implies S, not S, therefore not R। पकड़ो आराम से, P implies Q, not Q, therefore not P। अच्छा, R implies S, not S, therefore not R। modus tollens ही है। अब इन दोनों को बेटा आप कर दो कंबाइन। अब इन दोनों को कंबाइन करते टाइम आप क्या बोलो, देखो इसको तो ट्रू मान लो, P implies Q, R implies S को भी ट्रू मान लो, नॉट Q और नॉट S में से और लगा दो। लगाना चाहिए था एंड, लेकिन मैं लगा गया और, क्योंकि इन दोनों को एग्जैक्टली मैंने ट्रू नहीं माना, इनमें से किसी एक को भी मैं ट्रू मान के भाग सकता हूं। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया नीचे, नॉट Q और नॉट S। तो अल्टीमेटली फिर मैं क्या बोलूंगा, यहां फंसूंगा मैं, नॉट P आएगा या नॉट R आएगा, नॉट P आएगा या नॉट R आएगा। ये देखो यही तो है हमारा रूल। आई होप आप पकड़ गए होगे, शाबाश, करो नोट डाउन, अगली साइड पे जंप करूंगा। हो गया बेटा, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, हम इन क्वेश्चंस की फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे। विच द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर वैलिड। अब आपको समझ आएगा गेट में सवाल कैसे आएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स और वो सब तो मैंने बहुत दिखाया आपको, लेकिन अब असली ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं और दिखाते हैं गेट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पूछा जा रहा है सीधा सीधा, विच द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज वैलिड। क्या कह रहे हैं, नॉट P देयरफॉर P और Q, P implies Q, नॉट P देयरफॉर P implies Q। क्या ये बात ठीक है? आप एक झटके में बोलोगे, नॉट P हमारा ट्रू है, नॉट P अगर हमारा ट्रू है तो अल्टीमेटली P क्या रहा होगा बेटा, फॉल्स रहा होगा। अगर यहाँ पे P फॉल्स होगा तो Q से मेरा मतलब ही नहीं है ना, ट्रू हो या फॉल्स हो, अल्टीमेटली इसने ट्रू आना ही आना है। तो मतलब अगर हमारी प्रीमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू आ ही रही है, तो दैट मींस व्हाट, दिस आर्गुमेंट इज वैलिड। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो आप क्या करोगे बेटा, नॉट P implies Q, इसको देखो आराम से, ये टोटोलॉजी बन जाएगी, वही बात हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये प्रीमाइसिस है और ये कंक्लूजन है। तो प्रीमाइसिस इंप्लाइज कंक्लूजन शुड बी टोटोलॉजी। तो ये प्रीमाइसिस होगी, यहाँ पे कंक्लूजन होगी, दिस इंप्लाइज दिस मस्ट बी अ टोटोलॉजी। आप अपने आप से, चलो अब बात उठी है तो मैं फटाफट कर देता हूं। तो P implies Q को पहले खोलोगे तो P बार प्लस में Q आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अब नॉट P है ना ये, तो अब इस इंप्लीकेशन को खोलने चक्कर में प्लस लगेगा, और ये जो नॉट P होगा इसका दोबारा से नोट करोगे तो P बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आप खुद से बोलो, P प्लस में P बार इज 1, 1 प्लस में Q इज 1, काम खत्म। 1 मतलब टोटोलॉजी, मतलब ट्रू हो जाएगा लॉजिक स्टाइल में, तो बुलियन जब स्टाइल था तो ट्रू हो जाएगा बुलियन लॉजिक स्टाइल में, ट्रू आते ही हम क्या बोल देंगे, टोटोलॉजी, काम खत्म। तो ठीक है, ये वैलिड आर्गुमेंट है। और कॉमन सेंस से कैसे समझाया, नॉट P था बेटा, नॉट P ऑफ कोर्स आप ट्रू मानोगे अगर, तो P हमारा फॉल्स रहेगा। अगर P फॉल्स है तो Q से हमारा मतलब ही नहीं, हमारा आंसर ही ट्रू आना है ना, ये बात खत्म होगी। याद है ना आपको, P implies Q में अगर P फॉल्स हो गया तो Q से मेरा मतलब ही नहीं था, कुछ भी हो वो हमारा आंसर ट्रू आता था। ठीक है, याद आ रहा होगा, आई थिंक। नहीं याद आ रहा तो इंप्लीकेशन के लेक्चर देखो। आगे आ जाओ, Q therefore P implies Q, that is also true 100%, this is also valid argument। why it is valid argument, अगर Q ट्रू हुआ तो ऑफ कोर्स हमारे को P से मतलब ही नहीं ना, हमारा आंसर ट्रू ही आया करता था। देखो चलो कोई बात नहीं, अब ये बार बार यूज हो रहा है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो P implies Q में मैं आपको दिखा देता हूँ, P implies Q, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो P implies Q कब फॉल्स है बेटा, जब ये ट्रू है और ये फॉल्स है ना। अब पिछले वाले में देखो हमने क्या कहा था, नॉट P हमारा ट्रू था, तो मतलब P फॉल्स था। अब आप खुद से देख सकते हो, अगर मेरा P फॉल्स है, ये देखो ध्यान से, अगर मेरा P फॉल्स है तो Q से मेरा मतलब ही नहीं है, P implies Q इज ऑलवेज ट्रू, काम खत्म। इसलिए वो वैलिड आ गया था। अब अगला क्या है, Q ट्रू कर दिया मैंने। अब कॉमन सेंस सोचो, अगर मेरा Q ट्रू हुआ, देखो आराम से, कहां कहां ट्रू होगा Q, ये देखो लाल से दिखाता हूं मैं, एक तो यहाँ पे ट्रू है और एक यहाँ पे ट्रू है, Q इज ट्रू। अगर मेरा Q ट्रू है तो P से देखो मेरा मतलब ही नहीं है, चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, हमारा आंसर देखो बेटा ट्रू ही आ रहा है, वही बात खत्म होगी। तो इसलिए मैंने इसको ये बोला था, तो Q होगा तो P implies Q हमारा
ट्रू होना ही होना है, तो देयरफॉर इट इज आल्सो वैलिड आर्गुमेंट। अब होमवर्क में आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, Q implies P implies Q लाइक दिस, इसको आप टोटोलॉजी प्रूव करेंगे, आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। आगे आ जाओ, नॉट ऑफ P implies Q देयरफॉर P, इसकी चेकिंग करते हैं। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, P implies Q हमारा फॉल्स है, P implies Q हमारा फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, पक्की बात है P implies Q फॉल्स होने का मतलब P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो P ट्रू ही तो कह रहे हैं, आप क्या मना कर रहे हो, बिल्कुल ट्रू है, तो ये क्या बोलेंगे 100% दिस इज अ वैलिड आर्गुमेंट, ठीक है, दिस इज अ वैलिड आर्गुमेंट, कंफर्म है बेटा, ये वैलिड आएगा। क्यों वैलिड आएगा, कॉमन सेंस से सोचो आराम से, नॉट ऑफ P implies Q मैंने कह रखा है ना, तो मतलब P implies Q हमारा फॉल्स है, मैं ही कहना चाह रहा हूं, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, नहीं तो और दिक्कत है तो चलो मैं सिर्फ समझाता हूं आपको, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को मैंने ट्रू माना होगा, ये प्रीमाइसिस है ना, ये प्रीमाइसिस ट्रू रहेगी तभी तो मेरी कंक्लूजन ट्रू आएगी ना, ये कंक्लूजन है तो इस कंक्लूजन को मेरे को ट्रू करना होगा, ये पूरी प्रीमाइसिस ट्रू है, अगर ये पूरी प्रीमाइसिस ट्रू है इसका मतलब क्या होगा, नॉट ऑफ P implies Q इज ट्रू। अब सोचो आराम से, अगर नॉट ऑफ P implies Q ट्रू है तो पक्की बात है P implies Q हमारा फॉल्स रहा होगा, अगर P implies Q फॉल्स रहा होगा तो आपको पता है बेटा P implies Q फॉल्स कब आता है, P implies Q फॉल्स सिर्फ तब आता है जब P ट्रू होता है और Q फॉल्स होता है, तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते थे, नॉट ऑफ P implies Q से देयरफॉर P 100% ये वैलिड आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको होमवर्क में दे करके भाग रहा हूँ, नॉट ऑफ P implies Q से P आप चेक करना, टोटोलॉजी आएगा, कंफर्म है ये बात बेटा, टोटोलॉजी आएगा, ठीक है, आप देख लेना। आ जाओ आगे, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखो, P implies Q देयरफॉर Q, है ना, तो अब देखो आराम से, P implies Q अगर ट्रू होगा तो कंफर्म है बेटा Q ट्रू आएगा, क्या ये बात ठीक है, आप ऑफ कोर्स देख करके बता दोगे नहीं आने वाला, है ना, नहीं आने वाला। देखो ऐसे समझो, P implies Q अगर हमारा ट्रू है तो P implies Q ट्रू होने के 3 कारण होते थे, है ना, तो क्या उसमें से यही कारण है कि Q ही ट्रू होगा, नहीं Q फॉल्स भी तो हो सकता था, ये देखो, ये रहना पीछे स्लाइड देखो, P implies Q के ट्रू आने के 3 कारण थे, देखो आराम से, मैं सफेद रंग से दिखाता हूँ, एक ये और एक ये 3 कारण है P implies Q के ट्रू आने के, दोबारा लिख देता हूँ, है ना, आप कंफ्यूज हो गए, P implies Q एक बार लिखने को दिक्कत है ना, मैं लिख देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत रह जाए, तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, ये हो गया हमारा P implies Q की कहानी। अब आपको बोला गया P implies Q इज ट्रू, यही है ना हमारे पास, P implies Q देयरफॉर मैंने Q बोला है, अब आप कॉमन सेंस से सोचो, P implies Q ट्रू आने के ये 3 कारण हैं, अब क्या हर कारण में Q ट्रू बैठा है, नहीं, हर कारण 2 कारण में तो ट्रू है, लेकिन इस कारण में तो Q ट्रू नहीं है ना, तो वही बात समझ पा रहे होगे कि P implies Q ट्रू होगा, तो आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो कि Q ट्रू है, ये गलत है बात, मतलब सिंपल भाषा में ऐसे भी समझो, मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ P implies Q इज ट्रू, तो कंक्लूजन में आप ये बोलोगे कि Q ही ट्रू होगा, क्यों, Q फॉल्स भी तो हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, देखो Q फॉल्स था और P भी फॉल्स था, तो आंसर हमारा ट्रू आया था, तो बिल्कुल गलत है ये। तो अब आपको क्या करना है बेटा, होमवर्क में आप आराम से चेक करेंगे, ये देखो P implies Q, ठीक है, ब्रैकेट ढंग से लगाना प्लीज, गड़बड़ हो जाएगी, P implies Q को आपको ट्रू मानना था, उसके बाद दिस मस्ट implies दिस होल इज आवर प्रीमाइसिस ना, और इस प्रीमाइसिस से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, तो ये प्रीमाइसिस को ट्रू माना और ये हमारी कंक्लूजन है, आप देखना आराम से, ये टोटोलॉजी नहीं आएगी, डेड श्योर है बात, चेक कराता हूं आपको, अगर आपको डाउट आ रहा है तो, P बार प्लस में Q implies Q, तो P बार प्लस में Q का होल बार प्लस में Q, सो सिंपल, है ना, इस पूरे पे बार लग जाएगा और ये बन जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, पी क्यू बार प्लस में क्यू, तो अल्टीमेटली ये तो बेटा P प्लस में Q बन गया एब्जॉर्प्शन लॉ से, नहीं है ना, अगर 1 आता तब मैं मानता, ठीक है, चलो आगे आ जाओ, P implies Q, Q implies R, नॉट R देयरफॉर नॉट P, चेक करते हैं आराम से, P implies Q ट्रू है, Q implies R ट्रू है, नॉट R ट्रू है, तो आप यहां से कहना चाहते हो नॉट P ट्रू होगा। अब देखो बहुत आराम से आप रूल्स लगाने की कोशिश करो, Q implies R, नॉट R, यहां से थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आपका दिमाग अपने आप से चलेगा, मॉडस टॉलरेंस के हिसाब से आप बोलोगे नॉट Q आएगा, ये समझ में आ रहा है ना, Q implies R है, Q implies R है, मॉडस टॉलरेंस अभी मैंने आपको समझाया था, नॉट ऑफ R है, तो देयरफॉर आप बोल के आते थे नॉट ऑफ Q, याद करो, है ना, वो इसका कंट्रोवर्सी मान लो, उसी से हम प्रूव भी करके आए थे अभी, हाँ जी, तो यहाँ से आ गया नॉट Q। अब आप कहना चाहते हो P implies Q है और नॉट Q है, तो उससे क्या आंसर निकलेगा, आप आराम से गेस कर पा रहे होगे बेटा, नॉट Q है मतलब Q इज फॉल्स, एक्चुअली Q इज फॉल्स ना, हाँ जी, नॉट Q मतलब Q इज फॉल्स, अगर डाउट आता है तो ऐसे समझो, नॉट Q हमारा ट्रू है, ऐसे बोलो, अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे बोल दो, नॉट Q हमारा ट्रू है, अगर नॉट Q हमारा ट्रू है तो एक्चुअली में हमारा Q फॉल्स रहा होगा, तभी तो फॉल्स का फॉल्स करोगे तभी तो ट्रू आएगा ना, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आप गेस कर पा रहे होगे, हाँ जी, तो अल्टीमेटली नॉट Q था, तो यहां से देखो बेटा आप यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, नॉट Q है मतलब Q हमारा फॉल्स है, तो पक्की बात है बेटा P को तो ट्रू होना पड़ेगा,
P कैन नॉट बी फॉल्स ना, क्योंकि झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे, याद करो। तो अल्टीमेटली P हमारा ट्रू आना चाहिए, सॉरी P हमारा फॉल्स होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। नॉट Q है तो मतलब Q हमारा फॉल्स है। अगर Q हमारा फॉल्स है तो P ट्रू नहीं हो सकता ना, क्योंकि P इंप्लाइज Q को आपने ट्रू माना हुआ है। अगर आपने P को ट्रू मान लिया, Q को फॉल्स मान लिया तो फॉल्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली P को हमारे को क्या मानना पड़ेगा, फॉल्स। अगर P को फॉल्स मानना पड़ेगा तो नॉट ऑफ P क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। और ये चीज हमने यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ कर रखी है, नॉट P। पकड़ में है कि नहीं, आराम से देखो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, आराम से देखो, ठीक है। चलो अगर आपको फिर भी दिक्कत लग रही है तो मैं ऐसे बोलता हूँ बेटा, चलो ऐसे देख लो आराम से, P इंप्लाइज Q है, नॉट ऑफ Q है। अब फिर से वही लगा दो, मॉडस टोलेंस। मॉडस टोलेंस क्या कहेगा, अल्टीमेटली आंसर क्या निकालेगा, नॉट P। काम खत्म, बस इससे ऊपर और क्या बोलूं। मैं आपको इसको दोबारा से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, और क्या है आगे, नॉट ऑफ R है, नॉट ऑफ R है। तो देयरफॉर आपको क्या कह गए, नॉट ऑफ P। तो दो बार मॉडस टॉलेंस लगना और कुछ नहीं लगना। यहाँ से मॉडस टॉलेंस से आप क्या निकाल करके आ जाओगे, नॉट ऑफ Q। फिर यहाँ पे दोबारा से आपने मॉडस टॉलेंस लगा दिया तो अल्टीमेटली आंसर नॉट P आ जाएगा। काम खत्म, बस इससे ऊपर मेरे को और नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए होगे। करो नोट डाउन। हाँ जी, अगले अगले सवाल पे आते हैं, 5वां हो गया। नेक्स्ट देखो, नॉट P और Q, देयरफॉर P इंप्लाइज Q। अब देखो बेटा, नॉट ऑफ P इज ट्रू, आपने ही माना है तो मतलब एक्चुअली में P फॉल्स है। अगर एक्चुअली में P फॉल्स है तो फिर Q को पक्की बात है ट्रू होना पड़ेगा, उसका कोई वे आउट है ही नहीं। तो अल्टीमेटली इन दोनों से हमने क्या निकाल दिया, Q ट्रू आ गया। अगर Q ट्रू आ गया तो P इंप्लाइज Q क्या आएगा बेटा, 100% ट्रू आएगा, वो हमारे को पता है। तो यहाँ से यहाँ बड़े आराम से पहुंच पा रहे हैं, दिस इज अ वैलिड आर्गुमेंट। ये भी मैंने दिखाया था आपको, Q देयरफॉर P इंप्लाइज Q। अगर आपको डाउट लग रहा है तो ये देखो बेटा, ठीक है, Q देयरफॉर P इंप्लाइज Q। ये देखो, ये मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाया था, वैलिड आया था, ठीक है। आई होप आप पकड़ गए। अगर डाउट आ रहा है फिर भी आप खुद से करके देखा करो ना, इमेजिनेशन से चलो। आपको अपने Q ट्रू आया, अगर इमेजिनेशन से चलो, देखो P इंप्लाइज, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ट्रुथ टेबल फिट नहीं होगी ना, आप काम कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, ध्यान रखना। फॉल्स 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 बनाते रहो बार बार, मैं बना रहा हूं तो आप भी बनाओ ना। अब मैंने क्या बोल दिया, Q ट्रू है। ये देखो, यहां से मैंने बोल दिया Q ट्रू है। अगर Q ट्रू हुआ, Q ट्रू कहां पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे। और आपको पता है बेटा, ये आप ट्रुथ टेबल आपको भरनी आती है। तो जब यहाँ पे ट्रू था तो कंफर्म है ना बेटा, P इंप्लाइज Q क्या निकला था, ट्रू निकला था। वही बात खत्म हो गई थी, समझ गए। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, P एंड Q देयरफॉर R। इसकी चेकिंग करते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, ये पूरा चीज ट्रू है, ठीक है। और साथ में मैंने क्या कह दिया, P एंड Q ये भी ट्रू है, तो अल्टीमेटली R आना चाहिए। तो अब कॉमन सेंस से ये सोचो, P एंड Q ट्रू अगर आप मानते हो तो कंफर्म है बेटा, P को ट्रू मानना पड़ेगा। इमेजिनेशन से चलो, P एंड Q ट्रू है अगर, तो कंफर्म है बेटा P भी ट्रू रहेगा और Q भी ट्रू रहेगा, तभी तो P एंड Q ट्रू आएगा। क्योंकि हम प्रीमाइसेस को ट्रू मानते थे और फिर कंक्लूजन को निकाला करते थे। तो प्रीमाइसेस अगर P एंड Q को ट्रू मानना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तभी तो हमारा P एंड Q ट्रू आया होगा। अब क्योंकि P ट्रू है तो मैंने यहाँ पे P ट्रू भर दिया, और Q आपने खुद ही बोल रखा है ट्रू है, ये लोग Q भी ट्रू भर दिया। तो कंफर्म है बेटा, R क्या आना चाहिए, आप कॉमन सेंस से सोचो, R ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स आना चाहिए। ऑफ कोर्स आप बोलोगे R ट्रू आना चाहिए सर। अगर R फॉल्स आ गया तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स करोगे तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। अगर ये पूरा फॉल्स हो गया तो P ट्रू था तो ये पूरा फॉल्स हो गया, तो अल्टीमेटली P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R ये फॉल्स हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। देखो बेटा आराम से, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R था, अगर मेरा ये फॉल्स हो गया, Q तो ये R फॉल्स हो गया और Q ट्रू रहा, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स। तो अल्टीमेटली ये पूरी चीज फॉल्स बन गई। अगर ये पूरी चीज फॉल्स बन गई और P हमारा ट्रू है ही है, ये पूरी फॉल्स बैठी है, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो फिर अल्टीमेटली इस इंप्लीकेशन ने भी फॉल्स दे दिया। तो जो कि हम कर नहीं सकते, हमने तो ऑलरेडी ट्रू माना हुआ था। तो ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, ये R जो लेकर के आए बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। इसको और अच्छे वे से दिखाऊं, और अच्छे वे से दिखाऊं, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं आपको। P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, P एंड Q, P एंड Q, और कंक्लूजन में क्या चाहिए, R चाहिए आपको। देखो बेटा मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप क्या करोगे ना, आप इस P एंड Q की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, P एंड Q था तो P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप यहां से क्या बोलोगे, इन दोनों बातों से, क्योंकि P इंप्लाइज Q इंप्लाइज आ रहा है और यहाँ पे P ट्रू है, मॉडस पोनेंस की हेल्प से आप यहाँ से ये पूरा कंक्लूजन बाहर ले आओगे ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको आप X मान लो, तो P इंप्लाइज X हो गया ना, और P ट्रू है तो X बाहर आएगा ही आएगा। तो वहीं से मैंने यहाँ से इन दोनों से मैंने क्या निकाला बाहर, इन दोनों से मैंने क्या बाहर निकाला बेटा, Q इंप्लाइज R। और नीचे देखो बेटा आराम से Q ट्रू बैठा है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या निकलेगा, R। अब बताओ इससे सिंपल मैं और क्या बोलूं, आगे पकड़ में क्या किया है, शाबाश, करो नोट डाउन, ठीक है। तो दो बार मॉडस पोनेंस लगाया, काम खत्म। मॉडस पोनेंस लगाया मैंने दो बार, ठीक है। P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, P देयरफॉर Q इंप्लाइज R आ गया। ये मॉडस पोनेंस एक बार लग गया। Q इंप्लाइज R, Q देयरफॉर R, अगेन दूसरी बार मॉडस पोनेंस लग गया, आंसर आ गया, ठीक है। आ जाओ पीछे। अगर ये सब नहीं करना था तो कॉमन सेंस से भी मैंने अभी आपको समझाया, आप अपने आप से ग्रैब कर पा रहे होगे हमने क्या किया है, ठीक है जी। 7th क्वेश्चन भी क्लियर, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ।
ये हमारा हो गया सिंपल स्टाइल, और ये हमने रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस वगैरह लगा करके कर दिया। ठीक है, आ जाओ आगे। और ये चीज समझ में आ गई ना सब लोगों को? पी एंड क्यू था ना, पी एंड क्यू का मतलब क्या होगा, पी भी ट्रू और क्यू भी ट्रू है, तो अल्टीमेटली मैंने दो अलग अलग प्रोपोजिशंस बना दी इसको, उसमें क्या टेंशन है? ठीक है, पी एंड क्यू था, पी एंड क्यू था, तो अल्टीमेटली इसको पी और क्यू ऐसे में लिख सकता हूँ ना, इसमें क्या टेंशन है, क्योंकि पी भी ट्रू और क्यू भी ट्रू है, तो दो अलग अलग प्रोपोजिशंस बना दी, और क्या हुआ? ठीक है, चलो कर लिया नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट 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 सवाल पे आते हैं बेटा। हाँ जी, P implies Q, Q implies R, therefore not of R, ये कहना चाहता हूँ मैं, तो चेक करते हैं भाई आराम से। देखो P implies Q, Q implies R, तो अभी समझाया था मैंने आपको P implies R, कौन सा रूल अभी समझाया था मैंने? ट्रांसिटिविटी रूल ऑफ इन्फ्रेंस, है ना? ये देखो पीछे, ट्रांसिटिव रूल ऑफ इन्फ्रेंस, हाँ ये रहा, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में ट्रांसिटिव रूल ऑफ इन्फ्रेंस, P implies Q, Q implies R, therefore P implies R, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ से ये निकाला फटाफट से। यहाँ से P implies R आ गया ना इन दोनों से, ट्रांसिटिव रूल ऑफ इन्फ्रेंस से। अब आप यहाँ से क्या करना चाहते हो, therefore not of R, ठीक है, बात हुई। ठीक है, P implies R अगर ट्रू है तो अल्टीमेटली R हमारा फॉल्स होगा, मैं ऐसे कैसे बोल दूं भाई, फालतू की बात है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, तो आप ये तो कोई रूल ही नहीं है, अगर आप कुछ भी डाउट रहा तो आप कर लो चेक, ये लो P implies R, A implies not R, ये हमारा टोटोलॉजी आना चाहिए अगर ये ठीक है तो, है ना? तो P implies R को खोलोगे तो क्या बन के आएगा बेटा, ब्रैकेट लगाओ ना प्लीज, ये प्रीमाइसेस है और ये कंक्लूजन है, तो P बार प्लस में R, अब implies not R था तो इसको खोल दो, P बार प्लस में R का होल बार प्लस में R बार, तो अल्टीमेटली ये क्या बन के आएगा, पी आर बार प्लस में आर बार, है ना? ये चेंज एंड ब्रेक द लाइन कर दिया मैंने, तो अल्टीमेटली आर बार आ जाएगा कॉमन, वन प्लस में पी उड़ जाएगा, तो आर बार आया ना आंसर, वन आना चाहिए था, वन तो नहीं आया, बस वही बात खत्म होगी। चलो ठीक है, तो ये इनवैलिड था। देखते हैं आप बता दोगे, पी प्लस आर है तो आर नॉट आर कहां से हो गया? पी प्लस आर में आप ये बोलते हो कि आर हमेशा फॉल्स ही है, ऐसे कैसे है अभी? आर ट्रू भी तो हो सकता है, आप वही बात है, ट्रू टेबल देखो, पी आर, पी इम्प्लाइज आर, फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू टेबल में देखो पी प्लस आर ट्रू है तो इसका मतलब आर हमारा फॉल्स ही चल रहा है, कैसे? ये देखो पी प्लस आर ट्रू है तो आर हमारा, चलो ठीक है, यहाँ पे फॉल्स मैं मानता हूँ, यहाँ पे ट्रू, बट यहाँ पे तो आर ट्रू आ गया, वहीं फंस गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो करो शाबाश, नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। ये सब चीजें बहुत ढंग से पढ़ लो बेटा, ध्यान से, है ना, अच्छे से। अगर आपको डाउट आता तो वीडियो को बार बार देखो, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर नोट डाउन, आ रहे हैं आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर वैलिड, कौन से आर्गुमेंट वैलिड है ये हमारे को बताना है, ये चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो देखो भाई, ए और बी, बी इंप्लाइज सी, है ना, लिखते जाएं। चलो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। सबसे पहला आर्गुमेंट क्या है बेटा, ए और बी है, इसको मैं अपने स्टाइल में लिख लूंगा ताकि हम ढंग से काम कर सके। ए और बी है, फिर बी इंप्लाइज सी है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है बेटा, ए इंप्लाइज डी है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है बेटा, नॉट ऑफ डी है, और यहां से आपको क्या कंक्लूजन चाहिए, सी चाहिए। देखते हैं जरा क्या आता है क्या नहीं आता, जो जो आता है पहले तो वो काम करते चले जाओ। ए इंप्लाइज डी है, नॉट डी है, तो यहां से आप आराम से बोलोगे नॉट ऑफ ए, मोडस टॉलेंस से। नॉट ए आ गया, ए और बी बैठा है, तो अल्टीमेटली यहां से आपको क्या बोलना पड़ेगा, बी इज ट्रू, बोलो आराम से। नॉट ऑफ ए है, नॉट ऑफ ए ट्रू है तो मतलब ए फॉल्स है, ए फॉल्स है तो, और ए और बी हमारा ट्रू है तो पक्की बात है बी को तो ट्रू होना पड़ेगा। ये सारे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस मैंने अभी आपको दिखाए हैं, बी आ गया। अब बी इंप्लाइज सी, और बी से मॉडस पोनेंस की हेल्प से आप सी बोल सकते हो, तो सी ये कह रहा था, तो इसने वैलिड पूछा था, ए पक्का वैलिड है। ठीक है, क्या पता एमएस क्यू हो, आगे वाले चेक करके देख लेते हैं। अब देखो भाई अगला क्या कह रहा है, नॉट ए और नॉट सी, लिखो फटाफट से, नॉट ए और नॉट सी। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, या इसको ना ऐसा करते हैं हम लोग ना, कॉपी करके अगली स्लाइड पे लेकर के जाते हैं, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, है ना? तो लो भैया, कॉपी हो जाना चाहिए, नहीं होगा। यहीं पे आ जाएगा वापस, है ना? चलो अगली स्लाइड पे नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, अगली स्लाइड पे आकर के फटाफट से लिख लेता हूँ। नॉट ए और नॉट सी, ठीक है, नॉट ए और नॉट सी, आगे क्या है, नॉट डी, नॉट डी, ठीक है ना, एंड लगा हुआ था ना बेटा, ध्यान से देखते जाना, नॉट ए और नॉट सी एंड नॉट डी एंड, तो एंड मतलब वो आगे आगे नीचे नीचे लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे कॉमा थे तो कॉमा से परेशानी हो गया, नीचे नीचे लिखते चले गए थे, बिल्कुल वही चीज है ना? ये आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। नॉट डी हो गया, उसके बाद क्या है भाई, ए इंप्लाइज ई,
है ना, एंड सी और डी। अब देखो यहाँ पे इसने ब्रैकेट लगा दिया जस्ट टू कंफ्यूज यू, आपको पता है एंड इज कॉम्बिनेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, तो ये ब्रैकेट का कोई फायदा नहीं, आप इस ब्रैकेट को हटा सकते हो। आई एम सेइंग दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का कोई लॉजिक नहीं है, ये फालतू की है ब्रैकेट, इसको आप हटा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, और ये एक पूरी बड़ी ब्रैकेट होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है शायद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट मैच नहीं करवाई है, एक पूरी ब्रैकेट यहाँ पे आनी चाहिए थी ऐसे, दिस इम्प्लाइज ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इसको ठीक कर लेना। हाँ जी, तो एक एक ये होगी, एक ये प्रीमाइस होगी, ये दूसरी प्रीमाइस होगी, ये पूरी इसने तीसरी दिया, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड है ना बीच में, तो एंड इज कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, तो ब्रैकेट हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इसको बोल दूंगा ये हमारी होगी तीसरी प्रीमाइस और ये होगी बेटा चौथी प्रीमाइस। अब करो आराम से, नॉट डी हो गया था, ए इम्प्लाइज ई लिखो, ये थोड़ा बहुत तो बेटा देखो गेट के क्वेश्चन में गड़बड़े होंगी मतलब इन द सेंस ट्विस्टिंग तो करेंगे, गड़बड़े मतलब ट्विस्टिंग, सीधी लिख देंगे तो फिर आप तो सीधा ही कर जाओगे क्वेश्चन, तो हल्का फुल्का वो चेंज करेंगे ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहो पेपर में। अच्छा अगला क्या है भाई, सी और डी, ठीक है जी, और यहाँ से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो, ई लाना चाहते हो, देखते हैं भाई ई ला सकते हैं कि नहीं, जो जो समझ में आता है पहले तो वो फटाफट से करने की कोशिश करो, है ना। क्या ही हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे नॉट ए और नॉट सी है, और यहाँ पे है सी और डी, यहाँ पे है ए इम्प्लाइज ई, यहाँ पे है नॉट डी, कहीं कोई सिर पैर ही नहीं नजर आ रहा, है ना, कहाँ से क्या सिर पैर लेकर के आऊं कि ई ले आऊं, है ना। तो ए इम्प्लाइज ई है, अगर ए आए किसी भी तरीके से ए आए तब मैं ई ला पाऊंगा ना मॉडस पोनेंस की हेल्प से, ए इन तीनों से ए कहां से पकड़ के लाऊं मैं, कहीं से कोई सिर पैर ही नहीं है। चलो ऐसे मैं कर सकता था, देखो अच्छी बात बोलूं, चलो एक 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 चीज है, नॉट ऑफ डी था ना, सी और डी था, तो यहां से पक्की बात है बेटा सी आ जाएगा, सी इज ट्रू, अगर सी ट्रू है तो कन्फर्म है बेटा नॉट ऑफ सी हमारा फॉल्स होगा, तो अल्टीमेटली यहां से मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों बातों से नॉट ऑफ ए आएगा। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं, आराम से देखो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने क्या बोला कि थोड़ा बहुत सिर पैर नजर आया तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ डिस्कस, सी और डी था और नॉट डी था, तो अल्टीमेटली क्या निकला यहाँ से सी, है ना, अभी मैंने ये सब चीजें आपको समझा रखी हैं। अच्छा ये रूल्स अभी हमने देखे थे, अच्छा सी और यहाँ से नॉट ए और नॉट सी था, तो अल्टीमेटली सी हमारा ट्रू था तो नॉट सी हमारा फॉल्स हो गया ना, तो इस पूरे को ट्रू करने के चक्कर में नॉट ए को ट्रू करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ से बाहर क्या लिया है, नॉट ए। अब नॉट ए के साथ ए इंप्लाइज ई बैठा है, तो वहां से ई कैसे ले आओगे, तो फंस गए हम, है ना, नहीं आ रहा, नॉट ए आया और यहाँ से क्या है बेटा ए इंप्लाइज ई, तो यहाँ से आप ई कैसे ले आओगे, ए आना चाहिए था बट आपके पास नॉट ए आया, अनफॉर्चुनेटली अगर ए आ जाता तो मैं ई कह के भाग जाता, आपके पास नॉट ए आया तो आप ई तो नहीं कह सकते, है ना। आई थिंक ये कोई रूल नहीं है, आपको पता है, ये पता है ना भाई, पी इंप्लाइज क्यू है, अगर नॉट ऑफ पी है तो देयरफॉर नॉट ऑफ देयरफॉर ई क्यू, ये कहाँ का रूल है भाई, हमने तो ये रूल पढ़ा ही नहीं है ही नहीं कोई, फिर भी डाउट आ रहा है आपको तो आप चेक कर लेना, पी इंप्लाइज क्यू, चेक करो ना, टाइम लगाओ थोड़ा सा, सीखना तो है ना आपको, पी इंप्लाइज क्यू एंड नॉट पी इंप्लाइज क्यू, ये चेक कर लेना, टोटोलॉजी नहीं आएगा, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो, और वैसे आप कॉमन सेंस सोच सकते थे, पी इंप्लाइज क्यू नॉट ऑफ पी है, नॉट ऑफ पी मतलब पी इज फॉल्स, पी फॉल्स है तो क्यू कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स, क्यू कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स, लेकिन आप तो कहते हो क्यू ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल बात गलत है। आई होप आप समझ पा रहे हो, पी प्लस क्यू की ट्रू टेबल के हिसाब से देख लो ना, पी प्लस क्यू हमारा ट्रू है और मैंने क्या कहा, नॉट ऑफ पी मतलब पी हमारा फॉल्स हो गया, अगर पी फॉल्स है तो क्यू कैन बी द ट्रू और फॉल्स, याद करो, झूठ बोलोगे तो फिर आगे बढ़ सकते हो, पीछे भी आ सकते हो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो मैं सब बातें आपको 1 लाख एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बट ये चीजें आपके दिमाग में फिट होगी ना तभी आप लॉजिक ढंग से कर पाओगे। पी प्लस क्यू में सच बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, झूठ बोलोगे तो पीछे आओगे, बट अगर यहाँ पे झूठ बोलोगे तो फिर वही बात है, ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है, और अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाता था तो यहाँ पे वही बात है, ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता था। ये 4 तरीके मैंने आपको समझाए थे ना, वही चीज है बेटा, अगर पी फॉल्स है तो क्यू कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, मैं ये थोड़ी कह दूंगा गारंटी के साथ कि क्यू ट्रू ही होगा, कोई चीज है। और ये सब कैसे निकालता मैंने, ट्रू टेबल से निकालता, ट्रू टेबल बार बार रिवाइज करते रहो, चीजें दिमाग में फिट रहेंगी। चलो शाबाश, करो नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा, हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, तो बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, चलो ये छोटा सा है, हम यही करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा ए आया, फिर क्या आया, ए इम्प्लाइज बी और सी, फिर क्या आया, बी इम्प्लाइज नॉट ए, और यहाँ से आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो सी, ठीक है। तो बताओ भाई बेटा क्या करें हम यहाँ पे, है ना, ए था तो ए इम्प्लाइज बी और सी, तो यहाँ से आप अल्टीमेटली क्या निकाल दोगे, बी और सी, फिर आपके पास क्या बैठा है, बी इम्प्लाइज नॉट ऑफ ए, तो यहाँ से सी कहाँ से निकल आएगा, क्या सिर पैर है इस सब बात का, कोई है ही नहीं, बी और सी है तो जरूरी थोड़ी है कि बी ट्रू होगा, तो अगर जरूरी होता बी ट्रू होगा तब मैं नॉट ए लेके आ पाता, बट सी तो यहाँ पे आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बेटा, है ना, बिल्कुल गलत है, ठीक है, कुछ नहीं मैच होने वाला, बी और सी है, बी इम्प्लाइज नॉट है, कोई सिर पैर नहीं है। अच्छा लास्ट देखो बेटा, लास्ट हम यहाँ करते हैं, ए और बी है, ए और बी है,
यहाँ से क्या है बेटा, बी इम्प्लाइज सी है, ठीक है जी, और अगला क्या है, नॉट ऑफ सी है। तो आप क्या करना चाहते हो, देयरफॉर नॉट ऑफ ए। ये थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ हो सकता है। तो आप यहाँ से देखो बेटा क्या बोलोगे, मॉडस टॉलेंस के हिसाब से है ना, क्योंकि कॉन्ट्रापोजिशन से देखेंगे नॉट ऑफ बी आ जाएगा, नॉट ऑफ बी आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों से नॉट ऑफ बी आ गया। अब इन दोनों से क्या कहोगे, नॉट ऑफ बी हमारा ट्रू है, मतलब बी फॉल्स है, बी फॉल्स है तो पक्की बात है ए ट्रू होना चाहिए था, तो आप तो ए लाना चाहिए था, लेकिन आपके पास आंसर क्या आ रहा है, नॉट ए। आंसर ही आता है हमारा, कंक्लूजन ही आता है, बट यहाँ नॉट ए कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन भी गया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो करो शाबाश, नोट डाउन, अगली साइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। तो ओनली ये ऑप्शन इज करेक्ट, विच द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर वैलिड, ए इज वैलिड, बाकी सब इनवैलिड है। गेट का सवाल है बेटा, मजाक नहीं था, गेट का सवाल है ये। हो गया नोट डाउन, आ रहे हैं आगे हैं अगली स्लाइड पे। देखो, टू सेट ऑफ प्रीमाइसेस आर गिवन विच इज इनकंसिस्टेंट, ये हमारे को बताना है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ऑल प्रीमाइसेस, ये दो सेट ऑफ प्रीमाइसेस दिए हैं ना, ये दिस इज सेट वन, दिस इज सेट टू। तो सेट वन में हमारे पास ये सारी प्रीमाइसेस हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, प्रीमाइसेस या प्रपोजिशन जो मर्जी बोल दो। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, ऑल कांट बी ट्रू एट द सेम टाइम, ऑल कांट बी ट्रू एट द सेम टाइम। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप इन सबको ट्रू मानते हो एक ही टाइम पे, तो कहीं ना किसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन में आप फंसोगे। कॉन्ट्रडिक्शन जैसे आप सी भी ला रहे हो और नॉट सी भी ला रहे हो, तो सी एंड नॉट सी कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। चलो मैं जितना मर्जी बोलो ऐसे समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन कराता हूं तो क्लैरिटी आएगी। देखो, सेट वन में हमारे पास क्या है, ए इंप्लाइज बी है, और क्या है अगला, ए इंप्लाइज सी है, फिर क्या है बेटा, बी इंप्लाइज नॉट सी, और फिर अगला क्या है, ए है। तो अब अगर मैं ज्यूम करता हूँ कि चारों के चारों प्रीमाइसेस ट्रू हैं, तो देखते हैं जरा क्या कंक्लूजन्स आती है। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते टाइम किसी ना किसी इनकंसिस्टेंसी में फंस गए, तो हम मतलब कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गए, तो हम कह देंगे कि हम फंस गए हैं, मतलब वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब सिंपल बात करें तो ऑल कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। शुरू हो जाओ, ए इंप्लाइज बी और ए, मॉडस पोनेंस से आप इसका आंसर क्या कहोगे, ए। ठीक है, यहां से आप क्या बोलोगे, बी, सॉरी बी है ना, सॉरी फॉर दैट, ए इंप्लाइज बी और ए, तो मॉडस पोनेंस से बी आ गया। अच्छा जी, अब और क्या नजर आता है, हाँ ये रहा, ए इंप्लाइज सी और ए, क्या निकलेगा, सी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो, यहाँ से कंक्लूजन सी निकल आई। अब एक मजे की बात क्या आएगी बेटा, ये देखो फंस गया, मैं फंस गया, ये देखो मैं लाल रंग से दिखाता हूँ, बी और बी इंप्लाइज नॉट सी से क्या निकलेगा, नॉट सी। ये मैंने कहा था ना। अब देखो फाइनल कंक्लूजन्स में हमारे पास क्या क्या है बेटा, एक तो बैठा है सी और एक बैठा है नॉट सी। तो मतलब अगर आपने इन चारों को ट्रू माना, इन चारों प्रपोजिशंस को अगर आपने ट्रू माना, तो सी और नॉट सी दोनों आएंगे। तो मतलब सी शुड बी ट्रू एंड नॉट सी शुड बी ट्रू, दोनों चीजें तो पॉसिबल हो नहीं सकती है ना, मतलब नॉट सी ट्रू मतलब सी फॉल्स है, तो सी शुड बी ट्रू, सी शुड बी फॉल्स ऑल्सो, दोनों पॉसिबल नहीं है। कोई बात है, कॉन्ट्रडिक्शन में हम फंस गए, तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन का सिंबल ही होता है बेटा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा था, ये ऐसे। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन में फंस गए तो नहीं बात बनती। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। सो फाइनली ये इनकंसिस्टेंट है। अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, नॉट ए और बी, नॉट बी और ए। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप एक झटके में बोलोगे, नॉट ए और बी घुमा रखा है फालतू में आपको टाइम वेस्ट करने के लिए। नॉट ए और बी आपको पता है बेटा क्या होता है, इंप्लाइज बी होता है। फिर आगे क्या बैठा है बेटा, नॉट बी बैठा है, और साथ में क्या बैठा है, ए बैठा है। अब आप यहीं से देख करके बोलोगे ए इंप्लाइज बी और ए से यहाँ से क्या निकलेगा, बी, वहीं में फंस गया, बी भी बैठा है और नॉट बी भी बैठा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि बी भी ट्रू हो जाए नॉट बी भी ट्रू हो जाए, अगेन इट इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट। तो क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकंसिस्टेंट, तो सेट वन सेट टू दोनों के दोनों इनकंसिस्टेंट है बेटा। आई होप आप पकड़ पा रहे हो, शाबाश, नोट डन करो, सेट पे जंप करूंगा। ठीक है जी, समझ में आ गया सब लोगों को इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं, ये देखो इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्या कह रहे हैं, नॉट ऑफ पी एंड क्यू है, क्यू और आर है, आर इंप्लाइज एस है, इंप्लाइज पी एंड एस, ये वैलिड है या नहीं। मतलब सिंपल भाषा में बात करूं तो आर्गुमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है ये आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। देखो पहले क्या कह रहे हैं, नॉट ऑफ पी एंड क्यू ले लो। अच्छा जी, उसके बाद क्या ले लो, क्यू और आर ले लो, फिर आप ले लो आर इंप्लाइज एस, और फिर यहां से आपको इंप्लाई करवाना है पी इंप्लाइज एस। ये समझ पा रहे हैं, देखो यहाँ पे इंप्लीकेशन के बाद फिर ये ऐसे ब्रैकेट लगी हुई है, ये ऐसे सेट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप समझ पा रहे हो कि ये तीन प्रीमाइसेस हैं, और फाइनली ये कंक्लूजन है पी इंप्लाइज एस, और ये आपको बताना है कि आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है। तो देखो बेटा, अब देखो थोड़ा सा ना आपका माइंड यहीं से चलना चाहिए, माइंड इन द सेंस, देखो आर इंप्लाइज ऐसा है, क्यू और आर है, तो इसको किसी तरीके से इंप्लीकेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो मजा आ जाएगा, और शायद हमारा वो डायलेमा वाले लग जाएंगे, है ना, या कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, ये हमने बताया था आपको रूल्स, वो लगने के चांसेस है। ये समझ में आ रहा है ना, आर इंप्लाइज ऐसा है, क्यू और आर है, तो यहाँ पे क्यू इंप्लाइज समथिंग, अगर ये कुछ बन गया ना, तो फिर हम कुछ ना कुछ कम कर जाएंगे। चलो मैं चेक कराता हूँ आपको, ये तरीका होता है बेटा देखने का पेपर में, है ना, याद आ रहा है ना। ये देखो मैं आपको दिखाया करता था, पी इंप्लाइज क्यू, है ना, आर इंप्लाइज एस, तो पी और आर
देयरफॉर क्यू और एस, ये हम निकाला करते थे। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, डायलेमा है ना। तो कंस्ट्रक्टिव डायलेमा था इसका नाम। चलो मैं आपको समझाता हूँ, देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। बस ये टेंशन दे रहा है ना, इसको किसी तरीके से ठीक करने की कोशिश करो। तो कैसे ठीक करेंगे? नॉट ऑफ पी एंड क्यू है, तो मतलब पी डॉट क्यू का होल बार हो गया। ये बोलने जबरा में चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या बना, पी बार प्लस क्यू बार। बोलने जबरा स्टाइल में चेंज साइन लाइन कर दिया, डी मोनोगन्स लॉ। अब आप एक बात ये समझो, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्यू बार प्लस में पी बार। तो अब क्यू बार प्लस में पी होता तो क्यू इंप्लाइज पी होता, याद करो। तो अल्टीमेटली ये क्या बन के आएगा, क्यू इंप्लाइज नॉट ऑफ पी। आराम से पकड़ो, उसमें कोई मेरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, क्यू बार प्लस में पी बार है तो क्यू इंप्लाइज नॉट पी हो गया। क्यों किया इस बात को बार बार बता रहा हूं, ध्यान से समझो। क्यू और आर गिवन है, यहाँ पे आर है तो ऊपर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्यू चाहिए होगा, तो मेरी बात बनेगी। तो चलो जी, अल्टीमेटली अब हम क्या बोलेंगे, अल्टीमेटली सबसे बेस्ट वे आउट बता रहा हूं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ जी, तो अल्टीमेटली यहां से क्या निकल गया है हमारे पास, Q इंप्लाइज नॉट P, और क्या है हमारे पास R इंप्लाइज S है, और हम कह रहे हैं Q और R। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, नॉट ऑफ P और S। और वो आपको पता है क्या होता है, नॉट ऑफ P और S इज नथिंग बट P इंप्लाइज S। यही तो वो कंक्लूजन कह रहा है। तो 100% मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये आर्गुमेंट वैलिड है। देखा कितने बढ़िया तरीके से किया। वही बात है, मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, आप ऐसे समझो अंधेरे कमरे में बंद हो, तो आपको दरवाजा खोलना है, इधर उधर टैप करते रहो, दरवाजा नहीं खुलेगा, है ना। 1 लाख एक स्टेप लगा लोगे तो भी सब सोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता दरवाजा कहाँ है, आप हैंडल घुमाओगे और बाहर निकल जाओगे गेट से। तो बिल्कुल वही चीज है, क्वेश्चंस में भी यही है, मतलब कि एक तरीका आना चाहिए आपको। 2-3 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ बेटा, गेट के सवाल कभी ऐसे नहीं होगा कि 20-30 स्टेप्स लग रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मिनट आपके पास है एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज। तो मैक्सिमम 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपका 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब आप तरीका ठीक नहीं लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। क्वेश्चन छोटे होते हैं बेटा, बड़े बड़े लेंदी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, एक और यहीं से ना मैं आपको एक और तरीका दिखाना चाहता हूँ, एक और अच्छी टिप देना चाहता हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व होंगे। लेट मी शो यू दैट। देखो बेटा, P implies Q implies R like this। ये ध्यान रखना है बेटा, this is equivalent to saying as P and Q implies R। ये दोनों बातें इक्विवेलेंट। अभी समझाऊंगा मैं आपको ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों इक्विवेलेंट है। प्रूव करना है, बहुत आराम से मैं करूंगा। Q बार प्लस में R है ना, और यहाँ पे P बार प्लस में Q बार प्लस में R। इसको बोलने जबरदस्त टाइम में चेंज करो, ये Q बार प्लस में R बन जाएगा, तो ये P बार प्लस में दिस बन जाएगा। इसको चेक करो फटाफट से। तो ये क्या बन के आएगा बेटा, पी क्यू का होल बार प्लस में R। तो ये वही तो हुआ, P बार प्लस में Q बार प्लस में R। तो अल्टीमेटली आप देख पा दोनों चीजें बराबर हैं। अब मजे की बात क्या है बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ प्रीमाइसेस गिवन होंगे, और वहां से फिर हम ये कहना चाहते हैं से P या Q इंप्लाइज R, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ। कंक्लूजन हमारी ये है, ये हमारे सेट ऑफ प्रीमाइसेस हैं, और इंप्लाइज करवा के मैं ये कंक्लूजन देना चाहता हूँ। तो यहीं से देखो बेटा आराम से, मजे की बात क्या होगी, मैं इस Q को इधर लेके जा सकता हूँ, मतलब इन्हीं प्रीमाइसेस के साथ एक एंड Q भी कर लूंगा, और कंक्लूजन में सिर्फ R बोल दूंगा। बहुत प्यारा शॉर्टकट है बेटा, तारे बना लो, बहुत प्यारा शॉर्टकट है। कहीं ना कहीं गेट एग्जाम में जरूर आपका यूज हो सकता है, ध्यान रखना। क्या समझा हमने, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, दैट इज इक्वल टू सेइंग एज P एंड Q इंप्लाइज R। तो ये प्रीमाइसेस है, मतलब ऐसे समझ लो एक प्रीमाइस से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करी है। तो आप क्या कर सकते थे ना, इस कंक्लूजन में से Q को उठा करके इधर ले जाओ, मतलब ऐसे अब ये 2 प्रीमाइसेस हो जाएंगे और इससे कंक्लूजन सिर्फ R चाहिए, तो शायद काम थोड़ा सा आसान हो जाए और आप वो जल्दी काम कर जाओ। ठीक है, बहुत प्यारा शॉर्टकट है, ध्यान रखना। समझ में आ गया ना, ये हमने अभी प्रूव करा था इक्वल है, तो ये मैंने दिखाया आपको। देखो ये सेट ऑफ प्रीमाइसेस था, दिस इंप्लाइज Q इंप्लाइज R हो रहा था, तो Q को आप उठा करके इधर ले जाओ, तो जो भी प्रीमाइसेस थे उसके साथ Q को साथ एंड कर लेना और साथ में इंप्लाइज R कर देना। तो आप कंक्लूजन में सिर्फ आपको R चाहिए होगा, तो शायद थोड़ा जल्दी काम हो सकता है। यही चीज देखो बेटा, मैं पीछे आपको लगा करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो बेटा मैं क्या करूंगा, नॉट ऑफ P एंड Q था, ये देखो नॉट ऑफ P एंड Q था, साथ में क्या बैठा था, Q और R। अच्छा, और साथ में क्या था, R इंप्लाइज S। और मजे की बात क्या होगी, अब देखो इंप्लाइज P इंप्लाइज S था ना, P को आप अंदर ले आओ, तो मतलब P हमारा ये प्रीमाइसेस में ही आ जाएगा, और कंक्लूजन में मैं सिर्फ S देना चाहूंगा। अब देखना कितना अच्छे से आप काम कर पाओगे। ठीक है, आप देखना कितने अच्छे से काम कर पाओगे। अब बताओ बेटा क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, देखो वही चीज आएगी, नॉट ऑफ P एंड Q था, तो अल्टीमेटली हम यहाँ से कंक्लूजन क्या लेकर के आ सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये हमारे पास बन गया था Q इंप्लाइज नॉट P, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते थे P इंप्लाइज नॉट Q, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो, दोनों बातें बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं इसको क्या बोल दूंगा, P इंप्लाइज नॉट Q। ठीक है जी, तो इसको हम लिख देते हैं, इधर कर देता हूँ चलो,
P implies not Q, ठीक है, P implies not Q मैंने बोल दिया। अब P हमारे पास है, P हमारे पास है, तो इन दोनों बातों से मैं क्या लेकर के आ सकता हूँ बेटा, नॉट ऑफ Q, है ना। आई होप वही मॉडस पोनेंस, मॉडस पोनेंस टाइप है ये। एग्जैक्टली मॉडस पोनेंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें P implies Q चाहिए होता है हमारे को, P implies Q और P therefore Q हम बोलते थे ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसकी और कुछ नहीं। या फिर नॉट क्यू को आप, चलो ठीक है, आप मॉडस पोनेंस भी सोच सकते हो, नॉट क्यू को आप एक्स मान लो, तो ये ऐसे समझ, या इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, तो एक्स इंप्लाइज वाई हो गया, एक्स है तो देयरफॉर वाई आएगा, ठीक है। आप रफली मॉडस पोनेंस टाइप सोच सकते हो क्या, ठीक है। हमारे को नाम करने में हमारे को कुछ जाना ही नहीं ना, नाम में कुछ रखा ही नहीं, काम में सब कुछ रखा है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, जो बोला है अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मारो गोली, इग्नोर मारो इस बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, तो P implies नॉट Q, P तो अल्टीमेटली नॉट Q निकल के आया। अब नॉट Q और यहाँ पे क्या बैठा था बेटा, Q और R, ठीक है। इन दोनों बातों से आप फाइनली क्या निकाल सकते हो, R, है ना, क्योंकि Q फॉल्स है तो अल्टीमेटली Q और R ट्रू था, तो R को ट्रू होना पड़ेगा। अब R है तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे फिर वही बात है, मॉडस पोनेंस लग गया, है ना। तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा कंक्लूजन में S, और हमने ये ऐसे ही बोला हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आप P को अंदर भी लेके जा सकते हो। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मीनिंग, मतलब लॉजिक ही यही था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया इसलिए, कारण ही यही था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि P को आप अंदर लेके जा सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। तारे बना लो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। हो गया, ठीक है, हो गया ना नोट डाउन। चलिए, ये भी हो चुका है। अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर दीज स्पेसिफिकेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। ये हमारे को बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखो भाई, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन बफर, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन बफर और इट इज रीट्रांसमिटेड। तो मैं ऐसे लिख देता हूं बी और आर, ठीक है। इसको पूरे डायग्नोस्टिक मैसेज स्टोर्ड इन बफर को मैं बी से रिप्रेजेंट करा देता हूं, और रीट्रांसमिटेड को मैं रिप्रेजेंट करा देता हूं आर से। आगे क्या कह रहे हैं, इट इज नॉट रीट्रांसमिटेड, रीट्रांसमिटेड इज आर, तो इट इज नॉट रीट्रांसमिटेड मतलब नॉट ऑफ आर। और अगली क्या है प्रीमाइस, if diagnostic message is stored in buffer then it is retransmitted, if diagnostic message is stored in buffer then it is retransmitted। ये हो गया ना बात, मैसेज स्टोर्ड इन बफर देन इट इज रिट्रांसमिटेड, बी इंप्लाइज आर। अब बताओ भाई, क्या ये तीनों प्रीमाइसेस कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट इन द सेंस वही बात है, डिटरमाइन वेदर स्पेसिफिकेशन इज कंसिस्टेंट, वही इनडायरेक्टली वही प्रीमाइसेस ही आप समझ पा रहे होगे। कंसिस्टेंट करने का मतलब क्या होगा, तीनों एट द सेम टाइम ट्रू हो सकते हैं कि नहीं। अगर आप तीनों को ट्रू मानते हो तो देखो क्या क्या निकल के आएगा यहाँ से। देखो भाई, यहीं से देखते ही आप क्या बोलोगे, बी और आर है, नॉट आर है, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे, बी ट्रू आएगा, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ से निकल पा रहे होगे कंक्लूजन। और बी इंप्लाइज आर से क्या निकल के आएगा, आर निकल के आएगा, है ना, ये मोडस पोनेंस। अब आप क्या कहना चाहते हो, आर भी ट्रू हो और नॉट आर भी ट्रू हो, मतलब इन द सेंस आर शुड बी ट्रू एज वेल एज फॉल्स एट द सेम टाइम, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो फंस गए, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है बेटा। इसने कहा था डिटरमाइन वेदर स्पेसिफिकेशन आर कंसिस्टेंट, अब बोलोगे नो इट इज इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है बेटा। आई होप आप समझ पा रहे हो, बहुत इजी सवाल था, इसमें कुछ खास था नहीं टेक्निकलिटी, तो मैं इसमें और ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बेटा। 13th क्वेश्चन, इफ यू वर्क हार्ड एंड हैव टैलेंट, चलो ये एक हमारे को बताना है, बस ये आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है ये हमारे को बताना है, ठीक है। देखो क्या क्या कह रहे हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड हैव टैलेंट देन यू बिकम म्यूजिशियन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्क हार्ड मतलब WH, वर्क हार्ड एंड हैव टैलेंट मतलब एंड T, यू बिकम म्यूजिशियन मतलब इम्प्लाइज M। ये आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। इफ यू वर्क हार्ड एंड हैव टैलेंट देन यू बिकम म्यूजिशियन, वर्क हार्ड एंड टैलेंट इंप्लाइज म्यूजिशियन। आई होप समझ पा रहे होगे। आगे आ जाओ, इफ यू बिकम म्यूजिशियन देन यू विल बी हैप्पी, तो अगर आप म्यूजिशियन बनते हो तो आप हैप्पी होगे, M इंप्लाइज H, ठीक है। यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड मतलब H। यू डोंट हैव टैलेंट, टैलेंट को T से रिप्रेजेंट किया था, डोंट हैव टैलेंट मतलब नॉट ऑफ T, तो आप यहां से क्या करना चाहते हो, देयरफॉर यू विल नॉट बी हैप्पी, तो देयरफॉर नॉट H आप ये कहना चाहते हो, ठीक है। यू विल नॉट बी हैप्पी, तो ये आप नॉट हैप्पी ये कहना चाहते। अच्छा मैं शायद वो कर रहा हूँ, ये गड़बड़ कर रहा हूँ भाई, हैप्पी था, टैलेंट था, वर्किंग हार्ड को मैंने WH लिखा था, सॉरी फॉर दैट। मैं कहूँ ये H और ये नॉट H सेम क्या, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। वर्किंग हार्ड था ना, यू आर वर्किंग हार्ड मतलब WH, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, समझ गए ना। यू आर वर्किंग हार्ड मतलब WH, ये लिख लो ना। वर्क हार्ड को मैंने रिप्रेजेंट कराया है WH से, टैलेंट को T से, यू बिकेम म्यूजिशियन को M से, तो इफ यू बिकम म्यूजिशियन मतलब M, यू विल बी हैप्पी मतलब H, ठीक है। यू आर वर्किंग हार्ड मतलब WH, यू डोंट हैव टैलेंट मतलब नॉट ऑफ T, तो अल्टीमेटली आप कहते हो यू आर नॉट हैप्पी मतलब नॉट ऑफ H, ये कहना चाहते हो। बताओ भाई, ये आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, वो हमारे को बताना है। कोई अपने रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस लगाएंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा,
WH एंड T implies M, M implies H, तो WH एंड T implies H होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली इन दोनों बातों से क्या निकालेंगे कि अगर आप वर्किंग हार्ड करते हो और आप टैलेंटेड हो तो आप हैप्पी होगे, ये आप कहना चाहते हो, है ना। ये चीज इन दोनों बातों से आप निकाल पा रहे होगे, वही ट्रांजिटिव रूल ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हो, वर्किंग हार्ड है और नॉट टैलेंट है, मतलब ये चीज तो ट्रू आपने क्या रखी है, बट ये चीज फॉल्स है। अगर ये चीज फॉल्स है, आप कॉमन सेंस से सोचो बेटा, ये पूरी चीज फॉल्स हो जाएगी। अगर ये पूरी चीज फॉल्स हो जाएगी तो फिर हैप्पी, दिस कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही पर समझ पा रहे हो है ना, क्योंकि P implies Q में, ये याद करो बेटा, P implies Q में अगर मैं बोल दूं नॉट P, तो देयरफॉर आपको क्या बोलना होता था, आप यहां से बोल दो कि नॉट Q, बिल्कुल बात गलत है। अभी मैंने आपको समझाया फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग इनवर्स, याद आ रहा है ना। P implies Q है, नॉट P है, तो नॉट Q कैसे हो जाएगा, तो ये सिर्फ तब होगा जब आप ये बोलोगे नॉट ऑफ P implies नॉट ऑफ Q, तब आप बोलोगे नॉट ऑफ P देयरफॉर नॉट ऑफ Q। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे को पता है P implies Q और नॉट P implies नॉट Q बराबर नहीं होते, तो याद है ना, इसलिए मैंने इसका नाम रखा था फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग इनवर्स। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, इफ यू हैव मनी आई विल बाय अ कार एंड सो ऑन, वो सब पीछे आप स्लाइड्स देख सकते हो, थोड़ी देर पहले सब समझाया था। हाँ जी, तो अल्टीमेटली वही बात उठी आ रही है, वर्क हार्ड हमारा ट्रू है बट नॉट टैलेंट है ना, नॉट टैलेंट मतलब यू आर नॉट टैलेंटेड, मतलब क्या हुआ, ये नॉट टी इज मतलब नॉट टैलेंटेड इज ट्रू, मतलब टैलेंट आप में नहीं है, टैलेंट आप में नहीं, तो मतलब ये टी क्या हो गया, फॉल्स, है ना। तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, तो फॉल्स इंप्लाइज हैप्पी, तो वही बात है भाई, आप हैप्पी हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, लेकिन आप तो कहना चाहते हो यू आर नॉट हैप्पी। नॉट हैप्पी क्यों, आप हैप्पी हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, तो ऑफ कोर्स ये हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होगे, तो ये जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ करी नॉट हैप्पी, दिस इज रॉन्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा, फटाफट से आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली देखो इस रियल लाइफ एग्जांपल से ना मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग मतलब मटेरियलिस्टिक बहुत हो जाते हैं कि हमारे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए तभी हम हैप्पी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे एंड सो ऑन। हैप्पीनेस अंदर से आनी चाहिए बेटा, अंदर से, है ना, ये नहीं कि कुछ मिलेगा तब मैं हैप्पी होऊंगा और कुछ नहीं मिलेगा तो मैं हैप्पी नहीं होऊंगा, दैट इज नॉट द गुड वे, ठीक है। तो ये हम कहना चाह रहे थे कि अगर अगर आप वर्क हार्ड करते हो, टैलेंटेड नहीं हो, तो आप हैप्पी हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक ठीक है बेटा, ठीक है, अभी पापा क्लास ले लें फिर बात करेंगे आराम से, ठीक है। हाँ जी, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो नॉट हैप्पी कहना गलत है ना यहाँ पे, आप हैप्पी हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, मतलब देखो आप आराम से समझो, इसका थोड़ा सा लिटिल मीनिंग निकाल पा रहे हो, इफ यू वर्क हार्ड एंड हैव टैलेंट देन यू विल बिकम म्यूजिशियन, मतलब अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आप टैलेंटेड हो तो आप म्यूजिशियन बनोगे। हिंदी कर रहा हूँ मैं इसकी, ताकि आप समझ सको, फीलिंग ले सको अच्छे से। अगर आप वर्क हार्ड करोगे, आप टैलेंटेड होगे तो आप म्यूजिशियन बनोगे। इफ अगर आप म्यूजिशियन बन गए तो आप हैप्पी होगे, ये आपने बोल दिया। अब ये वही बात है ना, अब ये इसका लिटिल मीनिंग आप निकालोगे, अगर आप म्यूजिशियन बन गए तो आप हैप्पी होगे, तो लेकिन अगर म्यूजिशियन नहीं बने तो आप हैप्पी नहीं होगे, ये बात थोड़ी होती है, इनवर्स थोड़ी ट्रू इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इफ यू बिकम म्यूजिशियन देन यू विल बी हैप्पी, अगर आप म्यूजिशियन नहीं बने तो आप हैप्पी नहीं होगे, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। लग रहा होगा कि ऐसा होता है, सेंस यही कह रही है, बार बार बता रहा हूं बेटा, कॉमन सेंस मत बनाया करो, कॉमन सेंस मत लगाओ यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट और इनवर्स बराबर नहीं होते, ठीक है। हाँ जी, तो एम इम्प्लाइज एच है, तो नॉट एम इम्प्लाइज नॉट एच थोड़ी होगा, तो म्यूजिशियन नहीं बने तो हैप्पी थोड़ी हैप्पी नहीं होगा, ऐसा बात तो नहीं है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, एम इम्प्लाइज एच हो गया, उसके बाद क्या कहा, यू आर वर्किंग हार्ड, आपने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन आप टैलेंटेड नहीं निकले, आप टैलेंटेड नहीं हो, तो आप हैप्पी नहीं होगे। लग रहा होगा कॉमन सेंस है कि हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बोला कि मैं वर्क हार्ड करूंगा, टैलेंटेड होऊंगा तो म्यूजिशियन बनूंगा, आपने स्टेटमेंट सुन ली किसी से, आप म्यूजिशियन बनना चाहते थे, आप किसी के पास गए, उसने बोल दिया कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आप टैलेंटेड होगे, तो आप म्यूजिशियन बहुत अच्छे से बन जाओगे। फिर आपके दिमाग में आएगा कि हाँ जी अगर मैं म्यूजिशियन बनूंगा तो मैं बहुत हैप्पी रहूंगा, क्योंकि मेरा एम है म्यूजिशियन बनना। फिर आपने हार्ड वर्क बहुत करा, बहुत जान लगाई, आपने जी जान लगाई, लेकिन आप टैलेंटेड नहीं थे, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे कि आप हैप्पी नहीं रहोगे, नहीं आप हैप्पी तो रह सकते हो, है ना। तो मतलब मैथमेटिक्स लॉजिक यही कह रहा है कि आप हैप्पी रह सकते हो, बट वही बात है हम लॉजिक के हिसाब से चलते नहीं है, हम अनहैप्पी अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग यही कहेगा इफ यू बिकम म्यूजिशियन देन यू विल बी हैप्पी, मतलब अगर आप म्यूजिशियन नहीं बनोगे तो आप हैप्पी नहीं होगे, यही हमारा बकवास दिमाग कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लॉजिक पढ़ोगे तो आपके बेसिक लाइफ के फंडे भी बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो, अगली साइड पे जंप करूंगा। 2 मिनट मैंने आपको जरूर लिए हैं, बट आपको काफी हद तक फील आ गया होगा कि हम एग्जैक्टली लॉजिक क्यों पढ़ रहे हैं, लॉजिक से आपका दिमाग बहुत अच्छा शार्प होता है। एक और बढ़िया एग्जांपल दूं, देखो बेटा, पी इंप्लाइज क्यू, ये इंप्लीकेशन हमने पढ़ा है ना, तो ये वही प्रॉब्लम है, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू हम ट्रू मान करके चल लेते हैं और तभी हम फंसते हैं, और दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी इंप्लीकेशन से लटकी हुई हैं, जो हम देखते हैं धर्म है और ये सब जो मतलब जो भी बाबा लोग हैं वो बोलते हैं ना कि अगर ये काम करोगे तो आप भगवान तक पहुंच जाओगे,
उसने ये नहीं कहा कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इसी वजह से सारे लड़ाई झगड़े होते हैं इंडिया में, है ना। एक बाबा तो ये कह के भाग गया कि ये काम करो आप भगवान तक पहुंच जाओगे, लेकिन ये हमारा घटिया दिमाग है जो हमने ये बात सोच ली कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब बाकी सारे के सारे धर्म गलत है, मेरा धर्म ठीक है बाकी सब गलत है। ऐसे थोड़ी होता है बेटा। अगर आप लॉजिक जानते हो तो अब आप इस बात को समझ पा रहे होगे कि ये हमारी बेवकूफी है कि अगर P इंप्लाइज Q ट्रू है तो नॉट P इंप्लाइज नॉट Q भी ट्रू होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो धर्म के पीछे लड़ाई झगड़े हैं उनका कारण यही है। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो यहाँ तक पहुंचोगे नहीं। भगवान तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं बेटा, जरूर थोड़ी है कि सिर्फ एक ही रास्ता हो। ठीक है, तो ये नहीं है कि एक आदमी ने बोल दिया कि ये रास्ता अपनाओ यहाँ भगवान तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं अपनाओगे तो वहां तक नहीं पहुंचोगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो रूट कॉज है लड़ाई झगड़े का वो यही है। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि हैप्पीनेस अंदर से आनी चाहिए, है ना। ये सब नहीं होता कि म्यूजिशियन नहीं बना तो मैं हैप्पी नहीं होऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा है जिससे आपको एक लाइफ लेसन मिल सकता है लाइफ के लिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो, साइड पे जंप करूंगा, हो गया। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इफ यू वर्क हार्ड एंड हैव टैलेंट देन यू बिकम म्यूजिशियन। इफ यू बिकम म्यूजिशियन देन यू विल बी हैप्पी। यू आर नॉट हैप्पी देयरफॉर यू आर नॉट टैलेंटेड। बताओ भाई ये आर्गुमेंट ठीक है नहीं, हम फटाफट से चेक करते हैं। वर्क हार्ड एंड हैव टैलेंट देन यू बिकम म्यूजिशियन। वर्क हार्ड एंड टैलेंट implies you will become musician. If you become musician you will be happy. Musician implies happy. You are not happy. You are not happy. आप क्या कहना चाहते हो? therefore you are not talented. therefore you are not talented. बहुत आराम से आप चेक करोगे इन दोनों बातों से। वही ट्रांसी रूल ऑफ इन्फ्लुएंस, वर्क हार्ड एंड टैलेंट इम्प्लाइज हैप्पी, ये हो गया। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहते हो? नॉट हैप्पी। तो वही बात है, मॉडस्ट टॉलरेंस की बात से आप क्या कह पाओगे? देखो, यू आर नॉट हैप्पी, तो अल्टीमेटली आप मॉडस्ट टॉलरेंस से क्या कह पाओगे? ये याद आ रहा है ना आपको? P इंप्लाइज Q है, नॉट ऑफ Q है, देयरफॉर आंसर क्या निकलेगा? नॉट ऑफ P। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो आंसर क्या निकलेगा? वर्क हार्ड एंड टैलेंट का नॉट निकलेगा। ठीक है, मतलब इन द सेंस या तो आप वर्क हार्ड नहीं कर रहे हो या फिर आप टैलेंटेड नहीं हो। लेकिन आप तो कंक्लूजन में कह रहे हो कि आप टैलेंटेड नहीं हो। ये कंक्लूजन कहां से आ गई? ये कंक्लूजन थोड़ी आएगी। कंक्लूजन तो ये आएगी कि या तो आप वर्क हार्ड नहीं कर रहे या आप टैलेंटेड नहीं हो। लेकिन आप तो इस बात पर अटक गए कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं। और ये भी बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल है, बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल है बेटा। आप इसको नोट डाउन कोशिश करो सोचने की कि आप किसी म्यूजिशियन के पास गए, आपने बोल दिया कि इफ यू वर्क हार्ड, उस म्यूजिशियन ने बोल दिया कि इफ यू वर्क हार्ड एंड हैव टैलेंट तो आप म्यूजिशियन मेरी तरह बन जाओगे। आप सेलिब्रिटी म्यूजिशियन के पास गए, किसी के पास, उसने ये बात बोल दी वर्क हार्ड करो और टैलेंटेड होगे तो आप म्यूजिशियन बन जाओगे। फिर आपके दिमाग में है कि इफ आई बिकम म्यूजिशियन देन आई विल बी हैप्पी। फिर आप हैप्पी नहीं हो, है ना, पता नहीं क्यों आप डिप्रेस्ड हो, ऐसा हो, तो आप बोल रहे हो कि यार मैं टैलेंटेड नहीं था तभी म्यूजिशियन नहीं बना। कितनी बकवास बात है। लेकिन एक्चुअल मैथमेटिक्स क्या कहती है, कंक्लूजन क्या कहती है? या तो आपने वर्क हार्ड नहीं किया या फिर आप टैलेंटेड नहीं हो। तो आप वर्क हार्ड वाली बात तो कोई आदमी मान के रेडी नहीं है। वो तो बोलता रहेगा नहीं जी नहीं, मैं तो बड़ा हार्ड वर्क किया, लेकिन पता नहीं किया था कि नहीं किया था। लेकिन आप अपने टैलेंट को दोष दोगे, आप अपनी किस्मत को दोष दोगे। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आपको किस्मत को ही दोष देना चाहिए। हो सकता है आपके हार्ड वर्क में कमी हो, और हार्ड वर्क करो, क्या पता आप म्यूजिशियन बन भी जाओ। ठीक है, बिल्कुल रियल लाइफ से आप लिंक कर पा रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉजिक पढ़ लोगे तो बेसिक लाइफ के फंडे बड़े अच्छे हो जाएंगे आपके। चलो करो शाबाश, नोट डाउन, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इनवैलिड है बेटा आर्गुमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ आगे। हाँ जी, आप देखो भाई, गेट 2004 का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? लेट P, Q, R and S before primitive statements consider the following arguments। ठीक है, ये चार आर्गुमेंट्स हैं। which of the following arguments are valid, हमारे को बताना है, बस कुछ नहीं है, डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट। अभी तक मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराई है, आप आई थिंक कर जाओगे। तो पहले के फटाफट से देखते हैं। देखो, अब मैं ना जल्दी जल्दी करूंगा, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। नॉट P और Q को मैं सीधा लिखूंगा, P implies Q। अच्छा, आगे क्या है? R implies S। अगला क्या है? P और R। तो अगला क्या आएगा भाई? Q और S। सो सिंपल, सीधा निकलेगा यहां से। ये तो कंस्ट्रक्टिव डायलेमा है, Q और S। अब मजे की बात क्या है, इसने कंक्लूजन में क्या बोला है? नॉट S implies Q। बहुत बढ़िया बात है बेटा। अगर ये चीजें आपको आती है बहुत जल्दी करोगे। आप बोलोगे कि सर ये तो Q और S है, यहाँ पे तो ये कह रहा है, ये तो गलत हो गया। अरे क्यों गलत हो गया बेटा? थोड़ा ध्यान से देखो। नॉट S implies Q को क्या खोलोगे आप? S implies Q को कैसे खोलते थे? S बार प्लस में Q, है ना, S बार प्लस में Q। तो अब नॉट S है तो ये लग जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? S प्लस में Q ही तो आएगा, यही तो आया Q और S।
बिल्कुल सेम है। तो आर्ग्यूमेंट्स वैलिड इसने कहा था, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। आई होप आप समझ पा रहे हो। बार बार बता रहा हूं बेटा, बहुत बार यूज हो रही है आइडेंटिटी, प्लीज दिमाग में अच्छे से फिट करके रख लो। P और Q that is equivalent to saying as not P implies Q and that is equivalent to saying as not Q implies P। प्लीज ध्यान रखना है, तीनों बातें इक्विवेलेंट है, पेपर में यूज होंगे और आप फंस जाओगे। यही तरीके हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ गेट के क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, तो थोड़ा सा वो ट्विस्ट तो करेंगे ना चीजों को, तो जो ट्विस्ट है मैंने आपको वही दिखा दिया आपको, तो डायरेक्ट एकदम झटके से बोलोगे। अगर आपके दिमाग में आइडेंटिटी है तो आप एक झटके में बोलोगे ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो नॉट एस इंप्लाइज, आपका आंसर है Q और S, आप इमीडिएटली बोलोगे नॉट एस इंप्लाइज Q इज करेक्ट। तो जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ करी एकदम करेक्ट है। तो इसकी बजाय वो ये भी दे सकता था घुमाने के लिए, नॉट Q implies S, वो भी दे सकता था, है ना। बात तो बराबर ही आई थिंक समझ पाइए। तो वैसे भी आप देखते तो बता दोगे कि ये तो कॉन्ट्रापोजिटिव है, और ये चीज मैंने अभी वैसे आपको बताई भी है, ठीक है। ये दोनों चीजें कॉन्ट्रापोजिटिव भी है ना, और बूलियन अलजेब्रा से देखोगे तो वो भी ऐसे बन के आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि इसमें ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी आ रही होगी आपको काम में, है ना। P और Q था तो हो गया होगा क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, Q क्या कह रहा है। Q कह रहा है बेटा नॉट P एंड Q, not of P and Q, and Q implies P implies R, Q implies P implies R like this, और यहां से कंक्लूजन क्या आ रही है, नॉट ऑफ R, ठीक है। ये हमारे को देखना है, Q implies P implies R, और यहां से क्या कंक्लूजन है, नॉट R और नॉट P एंड Q है, ठीक है। चलो भाई क्या कर सकते हैं, देखो बेटा आराम से। तो नॉट ऑफ P एंड Q है, तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूंगा, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन लॉ से याद करो, Q ट्रू है। अगर Q ट्रू है तो P इंप्लाइज R पक्की बात है ट्रू होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप ये कहना चाहते हो कि इन दोनों बातों से कंक्लूजन क्या निकला, P इंप्लाइज R, तो P इंप्लाइज R से नॉट R भी, ये कहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर दो भाई। P इंप्लाइज R हमारा ट्रू है तो नॉट R कैसे हो जाएगा, मतलब R फॉल्स, ऐसे कैसे कह दूं, R ट्रू भी तो हो सकता है। बहुत बार पहले बता चुका हूं, मेरे ख्याल से मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है बेटा, ये ठीक है, ये गलत है। अगला Q एंड R इंप्लाइज P। अच्छा जी, उसके बाद एंड क्या कह रहे हैं, नॉट ऑफ Q और P, तो मैं इसको सीधा बोलूंगा Q इंप्लाइज P, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप सीधा बोल पा रहे हो Q इंप्लाइज P। और यहाँ से कंक्लूजन में क्या चाहिए बेटा, R चाहिए, है ना। R में चलो कैपिटल लिख देता हूँ, अगर कैपिटल लिखा है तो। हाँ जी बोलो भाई, अब क्या कर सकते हैं, Q इंप्लाइज P है, Q एंड R इंप्लाइज P है, तो R आपको कंक्लूजन में चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत बात है बेटा, देखो आराम से, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर एक दो चीजें हम और लगाएं, है ना। वैसे कोई सिर पैर इसमें है ही नहीं, कहीं से कोई सिर पैर नजर आ ही नहीं रहा है हमारे को, है ना। तो Q एंड R इंप्लाइज P है और Q इंप्लाइज P है, तो वहां से R तो मतलब कोई सेंस है ही नहीं, है ना। तो आई थिंक ये बिल्कुल इनवैलिड है। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो, रामबाण, रामबाण क्या है हमारे पास, रामबाण है बेटा वो बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा में चेंज करो, आपको फटाफट से पता लग जाएगा, ये इनवैलिड आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस लगने नहीं वाला ना, Q एंड R इंप्लाइज P है, ठीक है। अच्छा एक रूल ऑफ इन्फ्लुएंस में यहाँ पे ये लगा सकता हूँ बेटा, बढ़िया बढ़िया रूल ऑफ इन्फ्लुएंस, देखो मैं ये लगा सकता हूँ, रूल ऑफ इन्फ्लुएंस तो नहीं, अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था वो लगा सकता हूँ। मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ, Q implies R implies P like this, R implies P like this, और साथ में क्या बेटा बैठा, Q implies P बैठा है, तो अल्टीमेटली R चाहिए, कहाँ से निकालूंगा मैं R, है ना। ये भी अभी शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, एंड R था तो मैं उसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैंने वही शिफ्ट कर दिया इधर, ठीक है। तो भी कोई बात बनती नजर आ नहीं रही है, Q implies P implies R है, और यहाँ से Q implies P है, तो क्या ही निकल सकता है भाई यहाँ से, है ना। कुछ कोई इलॉजिकल है एकदम, नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं बेटा, P एंड P implies R, कहाँ लिखूं, जगह तो नहीं है, चलो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं, P एंड P implies R, ठीक है। उसके बाद क्या है, Q और नॉट R, अब यहाँ पे मैं टाइम पास नहीं करूंगा, आप समझ पा रहे हो, Q और नॉट R implies Q, है ना। अच्छा, और यहाँ से कंक्लूजन क्या चाहिए, Q चाहिए, तो बहुत आराम से बोलोगे तो बहुत आराम से आ गया। देखो बेटा यहाँ से R निकलेगा कंक्लूजन में, मॉड एक्सपोनेंट्स, R एंड R implies Q से क्या निकलेगा, Q, तो बस ठीक है, कंक्लूजन एकदम ठीक है, तो दिस इज वैलिड आर्गुमेंट, ठीक है। तो P एंड S इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। वैसे भी अगर आप ऑप्शंस पे थोड़ी नजरें गड़ा करके रखोगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस पे आपकी नजर होंगी तो बहुत एफिशिएंटली इस काम को ये भी कर सकते थे, आपको एस को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो बेटा ऑप्शंस में Q और R तो इनवैलिड आए हैं, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अच्छा, और R इनवैलिड आया था तो ये भी गया, तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, आपको एस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा बोल के भाग सकते थे। वही बात है, थोड़ा सा बस शॉर्टकट बताया और कुछ नहीं। चलो शाबाश, नोट डन करो, अगली स्लाइड पे जंप करूंगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, 2012 का क्वेश्चन है ये। Consider the following logical inferences. If it rains, then cricket match will not be played. The cricket match was played
इन्फ्रेंस क्या है, देयर वाज नो रेन। तो चेक करते हैं भाई, इफ इट रेन्स क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, तो रेन इंप्लाइज नॉट पी, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, द क्रिकेट मैच वाज प्लेड, क्रिकेट मैच वाज प्लेड, तो क्या कह रहा है, इन्फ्रेंस देयर वाज नो रेन। ऑफ कोर्स आप बताओगे, ऑफ कोर्स देयर वाज नो रेन, 100%। व्हाई? वही बात है, मोडस टॉलरेंस वाली बात हो जाएगी, है ना। आप सिंपल भाषा में बात करो, आर इंप्लाइज नॉट पी है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन क्या होगा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन होगा पी इंप्लाइज नॉट आर। पी हमारा ट्रू है ही, तो अब मोडस पोनेंस से भी आप सोच सकते थे नॉट ऑफ आर आएगा, नॉट ऑफ आर, ठीक है। बहुत इजी है, आई थिंक ये सब आप गैस करके होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, तो ये एकदम ठीक है भाई, वैलिड आर्गुमेंट है। अगला देखो, इफ इट रेन्स देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, ठीक है। इफ इट रेन्स क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड। आगे क्या कह रहा है, इट डिड नॉट रेन, इट डिड नॉट रेन, इन्फ्रेंस द क्रिकेट मैच वाज प्लेड, तो आंसर आया क्रिकेट मैच वाज प्लेड। वो देखो, अभी मैंने समझाया था ना आपको, वही बात है, फैलेसी ऑफ एज्यूमिंग इनवर्स। आपका दिमाग बोलेगा बात बिल्कुल ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, इफ इट रेन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, अगर बारिश होगी तो क्रिकेट मैच प्ले नहीं होगा, बारिश नहीं हो तो इसका मतलब क्रिकेट मैच खेला ही गया होगा। बात बिल्कुल गलत है, लगता है कि बिल्कुल ठीक है बट बिल्कुल गलत है बात। ये बहुत बार मैंने आपको फैलेसी ऑफ इनवर्स वाली बात समझाई है और रियल लाइफ एग्जांपल से बताई थी। इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ कार एंड सो ऑन, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। चेक करना चाहते हो आप चेक कर लो भाई, है ना, ये है। तो आप इसका आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आर इंप्लाइज नॉट पी है, तो आप इसका अगर आप इनवर्स सोचोगे तो क्या आएगा, नॉट आर इंप्लाइज पी, पर आप क्या कहना चाहते हो, नॉट आर, तो देयरफॉर पी। बट ये और ये तो बेटा इक्विवेलेंट नहीं है ना, ये और ये इक्विवेलेंट का है, इनवर्स और डायरेक्ट हमारा इक्विवेलेंट थोड़ी होता है। तो हो गया, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो क्या है, I1 इज करेक्ट बट I2 इज नॉट करेक्ट इन्फ्रेंस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। I1 तो करेक्ट है इन्फ्रेंस, है ना, ये मतलब ये वैलिड आर्गुमेंट है, बट I2 नहीं है, आई होप आप समझ पा रहे होगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो करो शाबाश, नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, 2015 का क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ अ कैंडिडेट इज नोन टू बी करप्ट देन ही विल नॉट बी इलेक्टेड, ये दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास। इफ कैंडिडेट इज नोन टू बी करप्ट ही विल नॉट बी इलेक्टेड, मतलब अगर करप्टेड होगा तो वो इलेक्ट नहीं होगा। उल्टी बात बोल रहा है वैसे तो, जितने भी करप्टेड लोग होते हैं वही इलेक्टेड होके आते हैं, नेता लोग वही बनते हैं, है ना, जो भी, खैर चलो ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, बट जनरली होता तो ऐसे ही, आप जानते हो ये इंडिया का हाल थोड़ा सा अभी फिलहाल बुरा है, बट धीरे धीरे लोग काफी हद तक इंप्रूव हो रहे हैं, काफी लोगों को अवेयरनेस आ रही है, तो वो अब इस चक्करों से बच रहे हैं, बट ठीक है। इफ कैंडिडेट इज नोन टू बी करप्ट ही विल नॉट बी इलेक्टेड, तो सी इंप्लाइज नॉट, ई में लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, इफ अ कैंडिडेट इज काइंड ही विल बी इलेक्टेड, तो अगर वो काइंड होगा तो वो इलेक्टेड हो जाएगा, ये है, ठीक है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट है, मतलब अगर काइंड होगा तो वो इलेक्टेड हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों बातें हैं। अब देखो आगे कह रहे हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोज फ्रॉम S1 एंड S2 एज पर साउंड इन्फ्रेंसेस रूल्स ऑफ लॉजिक, तो रूल ऑफ इन्फ्रेंस लगा करके यहाँ से आपको एक कंक्लूजन देनी है, इन दोनों बातों से कंक्लूजन, ये दोनों प्रीमाइसेस होगी, प्रीमाइस 1 होगी, ये प्रीमाइस 2 हो गई, आप कंक्लूजन देने, कंक्लूजन क्या है, इफ अ पर्सन इज नोन टू बी करप्ट ही इज काइंड, तो पहली कंक्लूजन कह रहा है करप्ट है तो वो काइंड होगा, ये कंक्लूजन कहाँ से निकाल दोगे, ऐसे कैसे निकाल दोगे। अच्छा, पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये ना थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा, एक मतलब यहाँ पे कोई रूल ऑफ इन्फ्रेंस लग नहीं रहा। रूल ऑफ इन्फ्रेंस पता है कब लगेगा, इनको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। देखो, अगर आप इसका थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा बेटा। सी इंप्लाइज नॉट ही है, के इंप्लाइज ही है, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन कर दो ना। सी इंप्लाइज नॉट ही है तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन क्या होगा, नॉट ही इंप्लाइज नॉट के, ये बात समझ में आ रही है ना, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव, तो यहाँ से देख लो, अब ये मैच हो जाएगा ना, नॉटी मैच हो जाएगा, तो वही बात है, ट्रांसिटिव रूल ऑफ इन्फ्रेंस से सी इंप्लाइज नॉट के आ जाएगा। तो मतलब अगर अगर इंसान करप्टेड है तो वो काइंड नहीं होगा, दैट इज माय कंक्लूजन। इफ अ कैंडिडेट इज करप्टेड देन ही इज नॉट काइंड, ये बात आएगी, कंक्लूजन, वैलिड कंक्लूजन ये आएगी, मतलब रूल ऑफ इन्फ्रेंस से ये निकल रही है। लेकिन पहली क्या थी, अ पर्सन इज नोन टू बी करप्ट ही इज काइंड, है ना, तो करप्ट है तो वो काइंड है, ये तो बात बिल्कुल गलत है, मैं तो ये बोल रहा था करप्ट है तो वो काइंड नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इफ अ पर्सन इज नोन टू बी करप्ट ही इज नॉट काइंड, बात बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन है। इफ अ पर्सन इज काइंड ही इज नॉट नोन टू बी करप्ट, मतलब अगर वो काइंड है तो वो करप्ट नहीं है, ये एक और कंक्लूजन है। अच्छा, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक बैठ रही है ना, काइंड है तो वो करप्ट नहीं है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन देखो बेटा, काइंड है तो वो करप्ट नहीं है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन इज नॉट काइंड ही इज नॉट नोन टू बी करप्ट, इफ अ पर्सन इज नॉट काइंड ही इज नॉट नोन टू बी करप्ट, ये बात भी गलत है, ठीक है। तो बी और सी में अभी है कंफ्यूजन, मुझे देखता हूं कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो, लेट मी चेक इट आउट। इफ अ कैंडिडेट इज नोन टू बी करप्ट ही विल नॉट बी इलेक्टेड, ठीक है, सी इंप्लाइज नॉट ही, और काइंड इंप्लाइज
इलेक्टेड, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन निकाला, नॉट ई इंप्लाइज नॉट के, तो अल्टीमेटली सी इंप्लाइज नॉट के आया मेरे पास, सी इंप्लाइज नॉट के, मतलब अगर करप्टेड है तो वो काइंड नहीं है। इफ अ पर्सन इज नॉट नोन टू बी करप्ट ही इज नॉट काइंड, अच्छा सॉरी फॉर दैट, मैं बी को गलत कर गया, बी ये कहना चाहता है नॉट सी इंप्लाइज नॉट के, ये बात थोड़ी निकाली है हमने, ठीक है, हमने तो सी इंप्लाइज नॉट के निकाली है ना, ठीक है, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। इफ अ पर्सन इज नोन टू बी करप्ट ही इज काइंड, तो अगर वो इट इज नोन टू बी करप्ट ही इज इफ ही इज नोन टू बी करप्ट ही इज काइंड, तो सी इंप्लाइज के ये कह रहा है, हमारी कंक्लूजन ये निकले बेटा सी इंप्लाइज नॉट के, है ना, तो ये भी गया, ये भी गया, सी ऑप्शन, इफ अ पर्सन इज काइंड ही इज नॉट नोन टू बी करप्ट, तो ये चीज एकदम ठीक बैठ रही है ना, क्योंकि हमने ये कंक्लूजन रखा। अब देखो ये बढ़िया बात है ना, आप कंक्लूजन ये बना करके बैठो लेकिन ऑप्शन में ये दे रहा है, वही बात है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट तो करना है ना उन्होंने, आई होप आप समझ पा रहे होगे, हाँ जी। तो ये कहता है ये चीज, के implies not C, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, इफ अ पर्सन इज नॉट काइंड ही इज नॉट नोन टू बी करप्ट, इफ अ पर्सन इज नॉट काइंड ही इज नॉट नोन टू बी करप्ट, ये बात भी बिल्कुल गलत है ना, तो मतलब ये सब ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन इज करेक्ट, के implies not C, ये हमारा आया है। एक्चुअल कंक्लूजन आई थी सी implies not के, बट वो हमारे को पता है के implies not C उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो वो भी हो सकता था, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, और बढ़िया बात बताऊं, देखो मैंने इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन किया था, आप इसका भी कर सकते थे, है ना, तो देखो क्या बन के आता, तो ये बन के आता ई इंप्लाइज नॉट सी, है ना, इसका आता ई इंप्लाइज नॉट सी, और इसका क्या आता के इंप्लाइज ई, तो इन दोनों बातों से क्या निकाल सकते हो, के इंप्लाइज नॉट सी, ट्रांसिटिव रूल ऑफ इन्फ्रेंस से, और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपका सी ऑप्शन से मैच हो जाता है ना, तो अब वही बात है, पेपर में थोड़ी पता लगेगा आपको कि किसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना और किसका नहीं करना, तो ऑफ कोर्स आप एक एक करके देख लेना, दूसरे से आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि ये और ये, मतलब मैंने ये निकाला था, तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्रा पॉजिटिव हैं, तो इक्विवेलेंट है, तो आप अपने आप से बोल सकते थे, ठीक है। तो अगर आपने ये ठीक रखा, ये ऐसे रखा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन निकाला, तो हमारा आंसर ये निकला, बट अगर आपने इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन कर दिया, इसको ऐसे रखा, तो हमारा आंसर ये निकला, और ये हमारा गेट के क्वेश्चन से डायरेक्ट मैच हो रहा है, बट प्रैक्टिस हमारी अच्छी होनी चाहिए, ये डायरेक्ट मैच हो रहा है, तो क्या पता ऑप्शन ये भी हो सकता था सी इंप्लाइज नॉट के, तो आप क्या उखाड़ लेते, तो फिर आप ये इसके पीछे घूमते रहते, और ऑप्शन ये हो रहा होता है मैच, तो फिर तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखना आपको, डायरेक्ट और कॉन्ट्रा पॉजिटिव एक जैसे होते हैं, तो जब भी आंसर निकलेगा याद रखना, जब भी आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करोगे उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन साथ निकाल के जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी इक्विवेलेंट होता है और वो भी आंसर हमारा मैच करवा सकता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, ध्यान रखना है आपको। और एमएसक्यू आ रहे हैं आजकल, एमएसक्यू में तो दोनों के दोनों ऑप्शन दे सकता था आपको, तो पहला ऑप्शन ये देता आपको, इफ अ कैंडिडेट इज नोन टू बी काइंड ही इज नॉट करप्ट, दूसरा ऑप्शन देता है इफ कैंडिडेट इज नोन टू बी करप्ट ही इज नॉट काइंड, तो दोनों ऑप्शन पे आपको टिक लगाना पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन है, दोनों ही हमारी कंक्लूजन निकल रही है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो एक अच्छी बात है, यहाँ पे हमारा जो ये आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनली बेटा हमारा अभी जो चल रहा था दैट वाज प्रोपोजिशनल लॉजिक, और गुड न्यूज ये है कि हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक यहाँ पे बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बचता है लास्ट पार्ट, दैट इज द प्रेडिकेट लॉजिक। सिलेबस के अकॉर्डिंग बस आप याद करो जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आपके साथ लॉजिक का, उसके बस आखिरी के अब 3 टॉपिक बचते हैं। प्रेडिकेट लॉजिक बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी बहुत छोटी है बेटा, लेकिन इससे क्वेश्चन दुनिया भर के बनते हैं, तो थ्योरी हम ढंग से क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते चले जाएंगे। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बेटा ट्रांसलेशंस के आएंगे, all birds fly, some bird does not fly, there exists word which does not fly and so on, वो जो ऐसे ट्रांसलेशंस वाले होते हैं वो सब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। मतलब बेसिकली फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, ये सब हमारे को देखना है, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। प्रोपोजिशनल लॉजिक से भी क्वेश्चन आते हैं बट इतने ज्यादा नहीं है, मतलब आज की डेट में प्रेडिकेट लॉजिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, समझाऊंगा पहले प्रेडिकेट क्या होता है एंड सो ऑन, ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।